लोग टाइम टू टाइम तो आ जाते हैं, है ना, जस्ट इन टाइम, है ना। कृष्णा, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट इन टाइम, है ना। तो पुराने बैच के स्टूडेंट्स होंगे, उनको पता होगा कि जीआईटी क्या है ना। ये अपने क्या टोयोटा वाले और ये लोग बहुत यूज करते थे प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर, तो काफी यूज हुआ है ये कंसेप्ट जो है। वी सी दिस इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टेक्निक्स एज वेल। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग कल वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और वर्ल्ड वॉर के ऊपर जब डिस्कस कर रहे थे तो उसी के ही परिणाम स्वरूप हमने कल जो लास्ट पॉइंट डिस्कस किया था उसमें वर्ल्ड वॉर का जो पूरा थीम है, मतलब हमने देख लिया था उसका कैसा इवेंट्स होती है, कौन से कंट्री किसके ऊपर अटैक करते हैं, वर्ल्ड वॉर के पीछे कारण क्या थे, ये सब हमने पढ़े हुए थे ऑलरेडी। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो है वर्ल्ड वॉर के आउटकम के ऊपर चले जाएंगे। विल ट्राई टू सी द आउटकम ऑफ द वर्ल्ड वॉर्स एंड देन विल ट्राई टू सी व्हाट फर्दर चेंजेस दैट टेक्स प्लेस ओवर द ईयर्स। ठीक है, जैसे दुनिया आगे चलती है तो फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ, चेंजेस क्या हुए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट वन मोर टाइम विद द वर्ल्ड वॉर्स। और कल के क्लास के अंदर हमने बहुत डिटेल्ड वे के अंदर वर्ल्ड वॉर क्या है, वर्ल्ड वॉर के इनफैक्ट ओरिजिन क्यों हुआ था, दोनों वॉर्स का कंसेप्ट क्या है, उन सबको पढ़ा हुआ है। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर्स को ना इतिहास के अंदर टोटल वॉर्स के रूप में पहचाना गया है। टोटल वॉर समझ में आता है, व्हाट डू मीन बाय टोटल वॉर। आजकल है ना ये वॉर कभी होता ही नहीं है। इन द प्रेजेंट डे वी डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ टोटल वॉर कंसेप्ट। क्यों नहीं मिलता है साहब? क्योंकि आज के दिन में इनफैक्ट सबकी सब कंट्रीज है वो लिमिटेड वॉर के कंसेप्ट में मानती है। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, पहले टोटल वॉर था, टोटल वॉर का मतलब है धुआं धुआं कर देना। आज ऐसा हो गया है कि कोई भी इनफैक्ट आपके इश्यूज हो गए पर आप है ना शांति प्रिय रूप से सॉल्व करोगे, या अगर आप कुछ ज्यादा एक्सकेलेट भी करते हो तो खाली एक लिमिटेड सेक्टर्स के अंदर फाइट करोगे। जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया, इंडिया चाइना के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया, ठीक है, तो वो सब आपको लिमिटेड कंटेक्स्ट में मिलेगा। अभी भी कंफ्लिक्ट होता है, लड़ाई भी होती है, लोग भी मरते हैं, सोल्जर्स का मृत्यु भी होता है, बट आपको वो जो टोटल वॉर का कंसेप्ट है, जो कंप्लीट डिस्ट्रक्शन जो था, वो नहीं मिलेगा आपको। नहीं क्यों? क्योंकि आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक कंसेप्ट हो रहा है जिसे हम लोग कहते हैं मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। तो जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको समझ में आ गए हैं कि हम लोग ने जब मेनिया को फॉलो किया था तो मेनिया को फॉलो करने के बाद हम सब लोग पागल हो गए थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन के अंदर हमको यही देखने को मिलेगा कि वही कंट्रीज अब समझ चुके हैं कि भाई अब उनको है ना लड़ाई नहीं करनी है, और लड़ाई करेंगे भी सही तो फिर म्यूचुअली डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो म्यूचुअली डिस्ट्रैक्ट ना हो इसके लिए शांतिप्रिय रूप से सेटल करेंगे, या छोटी मोटी इनफैक्ट है ना टपली मार के निकल जाएंगे। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान का भी यही कहानी है, इंडिया चाइना के साथ भी यही कहानी है। जितना भी आप देखोगे उसमें आपको ये लिमिटेड कंसेप्ट वॉर के अंदर मिलता रहेगा। खैर, ये तो खाली डिस्कशन था, हम लोग कल के क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे टोटल वॉर्स के बारे में, वर्ल्ड वॉर्स के बारे में। तो उसको टोटल वॉर क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज टोटल वॉर? हाँ, कोई बता पाएगा मुझे क्यों वर्ल्ड वॉर्स को टोटल वॉर कहते हैं? हाँ ठीक है, मेरा थोड़ा कोहरा हो गया है, मैं जस्ट ये कोहरे को थोड़ा साफ कर देता हूँ, सो दैट क्या 2 घंटे तक फिर नॉन स्टॉप चलता रहेगा। एक्चुअली कंप्यूटर के सामने पूरा दिन बैठने से थोड़ा क्या है कि विजन का भी प्रॉब्लम होता ही है। सो आई कीप ऑन वॉशिंग माई फेस आफ्टर ऑलमोस्ट एन आवर, मतलब 1-1.5 घंटा हो जाए उसके बाद तो फिर थोड़ा धो के आओ तो थोड़ा क्या फ्रेशनेस आती है और दिमाग भी ठीक हो जाता है ना। चलिए ठीक है, हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग वर्ल्ड वॉर्स की बात कर रहे थे। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्ल्ड वॉर्स, है ना। तो टोटल वॉर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हर एक सेक्टर्स के अंदर इसने इंपैक्ट किया है, वो चाहे ह्यूमन सेक्टर हो, वो चाहे मटेरियलिस्टिक साइड हो, वो चाहे इकोनॉमी हो, वो चाहे पॉलिटिक्स हो, ठीक है। तो एवरीवेयर इट इज डिस्ट्रक्शन ओनली, इसके लिए उसको टोटल वॉर के साथ जोड़ा जाता है। खैर, तो हमने कल के क्लास के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 क्या है, उसके रीजंस क्या हुए थे, और उसके पीछे कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, उन सबको हमने डिस्कस किया था। और शायद मैंने आपको थोड़ा बहुत इवेंट्स के बारे में बताया था कि वर्ल्ड वॉर 2 को जब पढ़ते हैं तो इट इज सपोज टू बी अंडरस्टैंड फ्रॉम द फेजेस पर्सपेक्टिव। फेजेस का मतलब क्या होता है कि वर्ल्ड वॉर जो है अलग अलग फेजेस में चला, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, है ना। तो ये पूरा का पूरा जो कंसेप्ट आपको फेजेस वाइज मिलता है, इन सब के बारे में भी हमने बहुत डिटेल वे के अंदर डिस्कस किया था। एंड हमने देखा था कि कैसे मल्टीपल फेजेस के अंदर वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है और धीरे धीरे कैसे डेवलपमेंट होगा वर्ल्ड वॉर के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर की जो इवेंट्स आपको याद रखने हैं, तो इवेंट्स तो आपको नेट जियो के अंदर या डिस्कवरी या हिस्ट्री चैनल की जो वेबसाइट है उसके ऊपर मिल जाएंगे साहब। तो वो हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है तो हम लोग नहीं देखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखने की शुरुआत करते हैं वर्ल्ड वॉर का जो आउटकम था क्या होता है, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ द वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो हम लोग वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे तो वर्ल्ड वॉर का आउटकम क्या रहता है उसके ऊपर चले जाते हैं। लेट अस गो टू द आउटकम ओनली, डायरेक्टली आउटकम के ऊपर ही चले जाएंगे और समझने की कोशिश करें कि विश्व युद्ध जब खत्म हुआ तो उसका परिणाम क्या आता है। चलिए ठीक है ना। तो आगे का जो भी टॉपिक है हमने पढ़ा हुआ है, सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स कि उसको क्यों ग्रेट वॉर कहा जाता है, क्यों इस प्रकार के फोर्सेस थे, ग्रुपिज्म का क्या रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे जो रीजन से हमने आपको कल के क्लास के अंदर बहुत डिटेल वे के अंदर समझाए थे। ये पॉइंट को याद रखेगा, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में भी जब अपीजमेंट बढ़ता है तो इट विल लीड टू सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, जब आप एक ग्रुप दूसरे ग्रुप का अपीजमेंट करेगा तो दूसरे लोग को नाराजगी होगी कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि रिएक्शन आ जाता है। समझे आप लोग? ठीक है, तो अपीजमेंट बहुत ही खराब चीज है साहब, है ना। अपीजमेंट को आपको नकारना चाहिए, यू शुड नॉट ऑलवेज फेवरेटाइज द अपीजमेंट। पर क्या होता है कि पॉलिटिकल कंसर्न्स के लिए भी लोग इनफैक्ट अपीजमेंट कर देते हैं एट टाइम्स। तो अलग अलग चीजों, घर के अंदर भी आपके अंदर होगा, आपके घर में 2 भाई बहन होंगे तो बड़े भाई या बड़ी बहन जो होगी उसको शायद कोई ज्यादा प्यार देगा, तो छोटे भाई बहन को लगता है कि भाई हमारे साथ अन्याय हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? ये सब चीजें आपकी बहुत चलती रहती है साहब, दिस इज हाउ द लाइफ वर्क्स। ओके, तो काफी लोग कह रहे थे कि सर जीवन में ऐसा ही होता है, तो मैंने कहा कि हाँ बेटा भाई जीवन ऐसे ही रहता है, पूरा लाइफ इसी के ऊपर चलता
है आपको, ठीक है। आपको लगता होगा कि मैं कलेक्टर बन जाऊंगा उसके बाद लाइफ सेट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा साहब, है ना। एक ग्रुप होगा जो कहीं ना कहीं अपीज करेगा किसी को, या आपके जो साथीगण होंगे वो जीवन में बहुत आगे निकल जाएंगे, आपको अच्छी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग भी नहीं मिल पाएगी, है ना। तो ये सब कुछ चलता रहता है साहब, है ना। गवर्नमेंट के अंदर भी चलता है, प्राइवेट में भी चलता है, फैमिली में भी चलता है। तो इसके अंदर ही आपको स्ट्रगल करना है, ठीक है, पर विद्रोह नहीं करना है। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। स्ट्रगल करके अपना वे बनाना है, अपना रास्ता बनाना है, और अपने आप की जो इंपॉर्टेंस है वो समाज को दिखानी है, फैमिली को दिखानी है कि देखो हम भी कुछ कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। अब लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्ल्ड वॉर्स के बाद में, और वर्ल्ड वॉर्स के बाद क्या होता है उसके आउटकम्स के ऊपर चले जाते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वर्ल्ड वॉर के आउटकम क्या रहा है। अब देखिए, हमने जब वर्ल्ड वॉर को देखा था तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर भी हमने यही समझने की कोशिश की थी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसका परिणाम क्या आया था। तो इसके परिणाम वही 3-4 आते हैं। इसके पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आउटकम्स आपको पता होने चाहिए, सो दैट आप ब्रीफली समझ पाओ कि वर्ल्ड वॉर की इंपैक्ट क्या रही थी, ठीक है। अब देखिए, एक एक करके समझते हैं, पहले इकोनॉमिक आउटकम को समझेंगे। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 तक आते आते हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड तक पहुंच गए। मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब क्या है कि हम लोग है ना 20th सेंचुरी के सेकंड पार्ट के अंदर चले गए हैं, और 20th सेंचुरी के जो मिडिल पार्ट के ऊपर आ गए हैं तब तक है ना दुनिया काफी बदल चुकी होती है, और इसी के कारण इसकी आर्थिक इंपैक्ट बहुत बड़ी पड़ेगी, और दुनिया फिर खुद से ध्यान रखेगी हम लोग दूसरी बार वर्ल्ड वॉर की तरफ ना जाए। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की और सेकंड वर्ल्ड वॉर की दोनों की हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट देखेंगे तो सेकंड की ज्यादा पड़ेगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर में बहुत फटका पड़ा, और इतना बड़ा फटका पड़ता है कि बात मत करिए। और इसी के कारण हमको यही देखने को मिलता है कि अमेरिका जैसे कंट्रीज जो उस टाइम पे थोड़े बहुत बच गए थे वर्ल्ड वॉर्स की इंपैक्ट झेलने से, क्योंकि अमेरिका को आइसोलेशन मदद कर पाया है। हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर भी बताया था कि अमेरिका को आइसोलेशन मदद करेगा। दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी कि अमेरिका विल बी रीबिल्डिंग द वर्ल्ड टुगेदर। अब क्या होता है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा था तो आपको पता होगा 1944 1945 के अंदर बहुत सारी डिस्कशंस हुई। ये डिस्कशंस के द्वारा इनफैक्ट 2 प्रकार की संस्थाएं बनती है। एक तो ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन, पता है कि नहीं पता आपको। तो ये ब्रेटन वुड ऑर्गेनाइजेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो आपको आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस मिलेगी, और उसी तौर के ऊपर आपको यूएन चार्टर भी मिल जाएगा 1945 का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि शांतिप्रिय रूप से इनफैक्ट पीस के लिए यूएन की स्थापना होती है, बट इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए, इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए, और फिर से अर्थव्यवस्था आपकी खड्डे में ना जाए, क्योंकि युद्ध होने के कारण आर्थिक रूप से जो नुकसान हुआ था वैसा फिर से रिपीट ना हो, और कंपनीज कंपनीज का कंट्रीज जो है, जितने भी कंट्रीज हैं वो सब इनफैक्ट इकोनॉमिकली स्टेबल रह पाए, इसके लिए हमको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशंस मिलेगी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ाई होगा क्यों बनाई जाती है। एक पूलिंग किया जाता है पैसों का। इंडिया आई गेस इज द 8th लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द आईएमएफ, एंड इट इज होल्डिंग अराउंड 2% ऑफ द कोटा ऑफ द एसडीएफ, ठीक है ना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है हमारे, ठीक है। तो इस तरह से 2% के आसपास हमारे पास टोटल आईएमएफ का कोटा है, उसमें भी हम लोग 8वें लार्जेस्ट है। तो उससे हमको समझ में आता है कि हमारा क्या कंट्रीब्यूशन उस दौरान रहा होगा, ठीक है। तो हमने कुछ कुछ गोल्ड में दिया था, कुछ कुछ यूएस डॉलर्स में दिया था, कुछ कुछ हमारी करेंसी में दिया था। तो इस तरह की खिचड़ी पका के आईएमएफ के अंदर कंट्रीब्यूट किया था। वर्ल्ड बैंक उस टाइम के खाली 2 ही ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे। कौन से थे? आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरा कौन सा था? वो था आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। तो इस तरह से फिर धीरे 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 आपका जो वर्ल्ड बैंक है वो एक्सपांड हुआ। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, फिर मीगा और आदि इत्यादि संस्थाएं वर्ल्ड बैंक के अंदर आती है। अमेरिका इसी दौरान इनफैक्ट अपना एक प्लान देता है, और अमेरिका क्या कहता है कि मेरे पास एक प्लान रहने का। क्या प्लान रहने का? अमेरिका ने देखा कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ उसके बाद इनफैक्ट यूरोप के अंदर से रशिया अपना काफी साम्राज्य फैला रहा था, और रशिया के उस टाइम पे तात्कालिक जो शासक हुआ करते थे उन लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग कम्युनिज्म की तरफ लेके जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो वी सी कि यूएसएसआर वाज ट्राइंग टू इंक्रीज द इन्फ्लुएंस इन द वेस्टर्न यूरोप एंड द ईस्टर्न यूरोप वाया द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। वो उस टाइम पे कम्युनिज्म को फैलाने की कोशिश कर रहा था, वो लाल कलर का इनफैक्ट कलर निकाल रहा था, और इसी के कारण उस टाइम पे जो अमेरिका था उसको समझ में आ गया था कि मुझे बचाना पड़ेगा वेस्टर्न यूरोप को। सो वी सी कि अमेरिका जो है वो यहाँ पे पैसा डंप करेगा अपना बहुत सारा वेस्टर्न यूरोप को कंट्रोल करने के लिए, और अमेरिका ने अपना एक प्लान निकाला जिसका नाम है मार्शल प्लान। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मार्शल प्लान इकोनॉमिक था। दूसरा, अमेरिका इसी दौरान नाटो नाम की इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म देगा 1949 के अंदर, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि यहाँ पे रशिया का प्रभाव ना हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? सो एक साइड के ऊपर हमको रशिया दिखता है, पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप जो था वो रशिया के प्रभाव में बाय दिस पीरियड आ चुका था, और इसी के कारण 1946-47 के अंदर विंस्टन चर्चिल जो है, चर्चिल इनफैक्ट एक बार स्पीच देता है कि एन आयरन कर्टेन हैज बीन क्रिएटेड इन द यूरोप, ठीक है। चर्चिल क्या कहता है कि भाई यूरोप के अंदर एक बहुत बड़ा लोहे का पर्दा बना दिया गया है बाय द यूएसएसआर, कि यहाँ से वहां वो ट्रांसफर नहीं करने दे रहा है आइडियोलॉजीज को, क्योंकि यूएसएसआर इनफैक्ट उस टाइम पे कम्युनिज्म को फैलाने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहा था। तो क्या हो रहा है कि दिस इज द पीरियड ऑफ द कोल्ड वॉर। हम लोग कल के क्लास के अंदर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे कि कोल्ड वॉर क्या है, उसकी थीम क्या होती है, और उसके अंदर क्या क्या छोटे मोटे इवेंट्स हो गए उसको थोड़ा बहुत समझा दूंगा। पर वर्ल्ड वॉर का एक तो पहला बड़ा आउटकम आपको ये मिलेगा, ठीक है। सो वी सी कि अमेरिका पूरी वर्ल्ड को रिकंस्ट्रक्ट कराने के लिए ठेका लेता है, खास करके यूरोप को बनाने के लिए ठेका लेता है। उसके पीछे का कारण यही था क्योंकि अमेरिका को पता था कि अगर हमने यूरोप को रीबिल्ड नहीं किया तो रशिया आके पैसा इन्वेस्ट करेगा, और पैसा जब इन्वेस्ट किया जाएगा रशिया के अंदर से यूरोप के अंदर, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि अमेरिका का जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, अमेरिका का जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसके कारण ये जितने भी इंस्टीट्यूशन है इन सब के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अमेरिका का प्रेशर रहा। अमेरिका चाहता था कि भाई उसका दबदबा बना रहे। इनफैक्ट कैपिटलिज्म का हमेशा ये मानना है कि जब जब आप प्रॉस्पेरिटी समाज के अंदर बढ़ाओगे
तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ाओगे वैसे ही आपका कम्युनिज्म डिक्लाइन में जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप जब जब समाज के अंदर समृद्धता बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो कम्युनिज्म है, आपका जो साम्यवाद है, वो डिक्लाइन में चला जाता है। ठीक है, सो वी सी मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारी चीजें हमको यहाँ पे मिलेगी और इसी के कारण हम लोग इनफैक्ट ये जो प्रॉस्पेरिटी का कंसेप्ट है, कम्युनिज्म के साथ जुड़ा हुआ जो टॉपिक है, उन सबको हम लोग डील करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, एक तो ये पॉइंट हो गया। इसके सिवा हम लोग इसकी जो इकोनॉमिक इंपैक्ट के साथ साथ सोशल इंपैक्ट देखते हैं, वो भी काफी लंबी और काफी बड़ी इंपैक्ट हुआ करती थी। आपको जान के हैरानी होगी, करीबन इनफैक्ट 4 करोड़ के आसपास लोग मारे गए हैं, अनऑफिशियल आंकड़ा है, ऑफिशियल आंकड़ा 2 करोड़ के आसपास कहता है। बाकी 1.5-2 करोड़ से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए हैं, इनफैक्ट रेफ्यूज के अंदर चले गए हैं, मतलब उनको अपना घर बार छोड़ देना पड़ा था। जूस कितने मारे गए थे? 4 से 5 मिलियन, इतने ही इंडियंस भी मारे गए थे। आपको पता होगा 1943 के अंदर ग्रेट बंगाल फमाइन आता है। ये जो बंगाल फमाइन जो था, इसके पीछे विंस्टन चर्चिल उतना ही रिस्पॉन्सिबल था जितना जर्मनी के अंदर हिटलर रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, तो यहाँ पे इनफैक्ट हिटलर जितने लोगों को मारता है, उतना ही चर्चिल भूखमरे से लोगों को मारेगा। क्यों? क्योंकि चर्चिल को भारत के लोगों के प्रति ऑलरेडी घृणा थी, उसको पसंद नहीं आ रहा था, और ये सब चीजों के कारण इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। इंक्लूडिंग वर्ल्ड वॉर्स ने इनफैक्ट एक चीज हमको दी, वो था न्यूक्लियर वेपन्स का यूज। अब आप समझने की कोशिश करो कि भाई साहब, ये न्यूक्लियर वेपन्स ने और लोगों को मारा। न्यूक्लियर वेपन्स के कारण ही पूरी दुनिया पलटने की शुरुआत हो जाएगी और न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ दुनिया चली जाती है। अब न्यूक्लियर आर्म रेस की तरफ जाएगी, उसके कारण 1945 से लेके 1967 तक बहुत सारे कंट्रीज ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। P5 कंट्रीज सबसे पहले बनाते हैं, यही N5 के अंदर कन्वर्ट होंगे और इसके बाद इन्होंने NPT को इनफैक्ट इंप्लीमेंट करा के सबके लिए रास्ता बंद कर दिया। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो ये पूरी की पूरी जो सिस्टम थी वर्ल्ड वॉर्स के बाद होती है। ये वर्ल्ड वॉर्स के बाद आपको देखने को मिलता है कि 5 पांडव जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उन्होंने पूरी तरह से शासन व्यवस्था अपने अंदर लेने की कोशिश की। वो चाहे इनफैक्ट परमाणु उद्योग हो गया या परमाणु हथियार हो गए, न्यूक्लियर वेपन्स की इंडस्ट्री हो गई, उसका कंट्रोल वो उनके हाथ में ना जाए, इसके लिए उन्होंने इस प्रकार की चीजें करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये आपके कोल्ड वॉर का भी पार्ट है, जैसे पार्ट ऑफ द कोल्ड वॉर। आईआर के अंदर भी आप पढ़ते होंगे कि क्या एनपीटी के प्रोविजन है, व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, एंड क्यों इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया है। हमने बहुत सारे आपने ये पढ़ा होगा आईआर के अंदर। लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। ओके, इसके सिवा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं सेकंड पॉइंट के अंदर, वो है डेमोग्राफिक चेंज। अब देखिए, वर्ल्ड वॉर की एक और इंपैक्ट ये होती है कि सामाजिक रूप से बहुत बड़ी क्राइसिस इमर्ज हो जाएगी। क्यों होगी साहब? क्योंकि उस दौरान बहुत सारे लोग मारे गए, जितने भी यंग पॉपुलेशन थी उनकी मृत्यु हो गई। बचने वाले कौन थे साहब? बूढ़े लोग थे, औरतें थी, बच्चे हुआ करते थे। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिला साहब, कि वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से एक डेमोग्राफिक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगी। और इनफैक्ट सब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही हुआ था, ये चीज सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद और एस्केलेट करती है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में डेथ रेशियो काफी ज्यादा था। सेकंड वर्ल्ड वॉर की इंपैक्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में होगी, समझे आप लोग? ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड मोर इंपैक्ट देन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके पीछे का कारण ही आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि कितनी सिचुएशन हुआ करती थी उस टाइम पे। मतलब पोलैंड के अंदर इतने मारे, सोवियत यूनियन में इतने मारे जाते हैं, यूगोस्लाविया, जर्मनी, बाकी सारे कंट्रीज में इतने लोग मारे जाते हैं। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो टोटल पॉपुलेशन के इतने परसेंटेज ऑफ जो जो लोग हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, यू कैन इमेजिन। और जो जूस लोग थे उनकी तो क्या हालत थी, आपको पता ही होगा। जर्मनी के अंदर इनफैक्ट इन लोग को ये स्टार लगा के घूमना पड़ता था, एंड फिर उनको फिर एक एक करके हॉलोकॉस्ट के अंदर खत्म कर दिया जाता था, कैंप्स के अंदर रख के। इनफैक्ट ये जो कैंप्स की जो स्टोरी है, उसमें एक बंदा इनको बचाता है, वो है ऑस्कर शिंडलर। ठीक है, आपने नाम सुना होगा ऑस्कर शिंडलर का साहब। ऑस्कर शिंडलर वाज अ बिजनेसमैन ऑफ जर्मनी एंड ही ट्राइड टू सेव 1000 जूस। उसने 1000 से ज्यादा जूस को अपनी इंडस्ट्रीज के अंदर लगा के जॉब देके सरकार को कहा कि ये काम के जूस है, इनको मत मारिएगा। ठीक है, तो वो 1000 जूस बच जाते हैं। ये आज की तारीख में शिंडलर जू के रूप में पहचानते हैं। ये वही शिंडलर है जो आज की तारीख में लिफ्ट की कंपनी बना रही है। ठीक है, सो वी सी ये शिंडलर जो है इनफैक्ट जर्मन कंपनी है और तब से इनफैक्ट कंटिन्यू कर रही है, इनकी जो लेगेसी है। और ये आज की तारीख में जो 1000 जू बचे थे, अभी तो उनकी संख्या काफी बढ़ गई है क्योंकि अब इनकी फैमिली एक्सपांड हुई है, बट ये सिचुएशन हो गई थी साहब। ठीक है, तो यू कैन इमेजिन कि इसकी सोशल इंपैक्ट बहुत बड़ी है। ये सोशल इंपैक्ट में ही आपकी वुमेन और चिल्ड्रन की हालत सबसे ज्यादा खराब हो जाती है। आप समझिए कि उस दौरान इनफैक्ट एने फ्रैंक की डायरी के बारे में पता है कि नहीं पता आपको? ठीक है, एने फ्रैंक पूरी की पूरी अपनी जो विचार है, अपने जो उस टाइम की जो कंडीशन है, उसके बारे में लिखती है अपनी किताब के अंदर कि क्या क्या समाज की परिस्थिति हो चुकी थी। इनफैक्ट एक किताब है जिसका नाम है बर्लिन द डाउनफॉल। अब देखिए, ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये किताब के अंदर से हमको क्या देखने को मिला, ये किताब के अंदर से हमको जानकारी मिलती है कि जब बर्लिन का सरेंडर होता है, बर्लिन का मतलब किसका? जर्मनी का सरेंडर होगा। तो जब बर्लिन का सरेंडर होगा साहब जर्मनी के अंदर, तो क्या होता है कि दो तरफ से फोर्सेज आती है। आपकी जो ईस्टर्न जर्मनी है या ईस्टर्न साइड से आपका यूएसएसआर की आर्मी बर्लिन के अंदर घुसेगी, और वेस्टर्न साइड से कौन घुसेगा? अमेरिका और फ्रांस की सेना घुसती है, ब्रिटेन की सेना घुसती है जर्मनी को लिबरेट कराने के लिए। अब बर्लिन के अंदर ऐसा हुआ कि जो रेड आर्मी थी, यूएसएसआर की जो सेना थी, जिसने इनफैक्ट जर्मन्स के साथ पहले फाइट किया था, उसके बाद जर्मनी के अगेंस्ट में चले गए थे क्योंकि हिटलर ने उनको धोखा दिया था। तो बर्लिन के अंदर जब इनफैक्ट इन्होंने कैप्चर किया, और बर्लिन से रेड आर्मी जब वापस जा रही थी, व्हेन इट वाज गोइंग बैक, जब ये वापस जा रही थी, तो उसने पूरे यूरोप के अंदर कोहराम मचा दिया था, क्योंकि ऑल दिस एरिया वाज कैप्चर्ड बाय द रेड आर्मी। मतलब जर्मन आपकी क्या है, यूएसएसआर की आर्मी ने कैप्चर करके रखा था। और इसी के कारण हमको ये देखने को मिलता है कि इतनी बड़ी मात्रा के अंदर आपको वुमेन एक्सप्लॉयटेशन मिलेगा। इनफैक्ट वॉर चिल्ड्रन और वुमेन का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन आपको वर्ल्ड वॉर के अंदर मिलेगा। ये बर्लिन डाउनफॉल की घटना हो, जहां से एक करीबन 5 लाख से ज्यादा यूरोपियन वुमेन का एक्सप्लॉयटेशन, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन मिलेगा। यही इसी के ही इक्विवेलेंट का आंकड़ा आपको जापान का मिलेगा, क्योंकि जापान ने जब साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर
ऊपर अटैक किया था और जापान ने जब ये सारा विस्तार अपना कैप्चर करके रखा था, तो जापानीज आर्मी भी उतनी ही ब्रूटल हुआ करती थी जितनी इनफैक्ट आपको रशियन आर्मी मिलेगी साहब, ठीक है। इनफैक्ट जापानीज आर नोन फॉर द ह्यूमन राइट अब्यूज इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर, और इसी के कारण जितने भी साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज है, दे डू नॉट लाइक द जापानीज इवन नाउ, क्योंकि उनको लगता है कि भाई आपने हमारी बेटियों के साथ, हमारी औरतों के साथ, हमारी बीवियों के साथ जो किया है पुराने जनरेशन में, उसका उसको उसको कोई माफ नहीं कर सकता। जापानीज आर्मी इतनी ब्रूटल और रूथलेस थी। तो वर्ल्ड वॉर से हमको समझ में आता है कि एवरीथिंग इज वो है ना राइट इन लव एंड वॉर, सब कुछ इनफैक्ट है ना सही होता है युद्ध के अंदर और प्यार के अंदर। अरे भाई साहब तुम क्या कर रहे हो साहब, है ना। तो ये सब सिचुएशन वर्ल्ड वॉर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, और वर्ल्ड वॉर इसके कारण बहुत बड़ा एक है ना इश्यू क्रिएट करता है कि भाई आर वी रियली सिविलाइज्ड। जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद भी यही प्रश्न उठा था कि हम सही में सभ्य है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी दोस्तों वही प्रश्न उठा कि हम सही में सभ्य है। तो ये सब चीजों से भी समझ में आता है कि वर्ल्ड वॉर जो था वो वर्ल्ड वॉर ने बहुत बड़ी नेगेटिव इंपैक्ट सोसाइटी के ऊपर निकाली है। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो चुके थे, यू माइट बी सरप्राइज, बट यहाँ पे जो पोलैंड है, ये पोलैंड के करीबन जू कम्युनिटी के इनफैक्ट 500 से ज्यादा बच्चे थे, वो सबके सब बेरोजगार हो चुके थे, मतलब वो अनाथ हो चुके थे, देवर ऑर्फन, उनके माँ बाप को मार दिया गया था। और ये पोलिश ओरिजिन के जो जूस बच्चे थे, मतलब यहूदी कम्युनिटी के बच्चे थे, वो लोग एक बोट में बैठ चुके थे, देवर ऑन अ बोट एंड देवर ट्राइंग टू गेट द रेफ्यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये बोट सेल होते 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 यहाँ पे पहले बॉम्बे के अंदर आती है। 1943 के आसपास का टाइम था। ये बोट जब बॉम्बे के अंदर आई तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो बॉम्बे के अंदर थी उसने इसका विरोध कर दिया और कहा कि वी विल नॉट अलाउ द पोलिश जूस एंड द पोलिश चिल्ड्रन टू एंटर इनटू बॉम्बे। अरे भाई बच्चे हैं यार, उनको तो बोट के अंदर बैठने दो, उनको तो जमीन पे लेके आओ साहब, ठीक है। तो ये कंडीशन इनकी हो गई थी। उसके बाद फिर जामनगर के जो महाराजा थे उनको पता चला कि बॉम्बे स्टेट के अंदर, बॉम्बे तो उस टाइम पे अलग स्टेट था ब्रिटिश इंडिया का, जामनगर यूज्ड टू बी द प्रिंसली स्टेट ऑफ गुजरात। और फिर आपके जो जाम साहब से दिग्विजय सिंह जी, वो इनफैक्ट इन बच्चों को आश्रय देंगे और कहेंगे कि इनको सबको जामनगर लेके आओ। और उससे हमको समझ में आता है कि कितनी बड़ी इंपैक्ट थी। ये करीबन 400-500 बच्चे थे, इनमें से एक जो था वो अभी पोलैंड का प्रेसिडेंट बना था कुछ सालों पहले। तो इनफैक्ट आज की तारीख में भी इनके जो फैमिली मेंबर्स है दिग्विजय सिंह जी के, जो वहां के राजा के फैमिली मेंबर्स है जामनगर के, उनको अभी भी पोलैंड के अंदर एक बहुत ही मान सम्मान पूर्वक याद किया जाता है। एवरी ईयर जब भी वर्ल्ड वॉर की बरसी आती है तो हर साल ये लोग इनफैक्ट पोलैंड के लोग जो है दे विल फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ जामनगर कि ये महाराजा ने इनफैक्ट हमारी जान बचाई थी, हमारे बच्चों की जान बचाई थी। तो ये सब सिचुएशन में हमको समझ में आता है कि साहब इंडिया इनफैक्ट अतिथि देवो भव का जो कंसेप्ट है उसको किस तरह से देखता है, और वसुदेव कुटुंबकम का जो विचारधारा है वो ब्रिटिश इंडिया के दौरान कैसे इनफैक्ट ब्रिटिशर्स नकारते हैं, बट इंडियन पीपल एंड द इंडियन किंग्स जो इंडिया के लोकल प्रिंसली स्टेट्स थे, इनके ऊपर बहुत प्रेशर लगाया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बहुत प्रेशर लगाया था। राजकोट के अंदर जो रेसिडेंट बैठा करता था उन्होंने तो वहां तक कह दिया था कि तुम्हारे ऊपर हम लोग सैंक्शंस लगा देंगे अगर इनफैक्ट आपने ये जो पोलिश यहूदी बच्चे हैं उनको अपने जगह के ऊपर आपने आश्रय दिया था। बट इन स्पाइट ऑफ द सैंक्शंस एंड इन स्पाइट ऑफ द प्रेशर बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दिग्विजय सिंह जी डिसाइडेड कि नो आई विल बी गिविंग द रेफ्यूज टू द चिल्ड्रन, है ना। तो ये बच्चे हैं यार, छोटे बच्चे होते हैं। तो फिर यहाँ जामनगर के पास बालाछड़ी करके एक जगह है, ये बालाछड़ी के अंदर इनका एक कैंप बनाया गया था। आज वही जामनगर की बालाछड़ी है, वो सैनिक स्कूल है और इंडिया की टॉप 5 सैनिक स्कूल में से एक जगह पे आती है, ठीक है। तो आप में से कोई मिलिट्री स्कूल में पढ़ा होगा तो उसको बालाछड़ी स्कूल के बारे में पता होगा, क्योंकि बालाछड़ी स्कूल ने भारत को काफी है ना महावीर चक्र, शौर्य चक्र दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, सो वी सी की क्योंकि वहां से बच्चे फिर आर्मी में ही जाते हैं, आर्मी में जाते हैं या सर्विसेज में चले जाएंगे। चलिए, तो एक तो ये हो गई आपकी साहब, एक तो ये कंडीशन हो जाती है आपकी सोशल इंपैक्ट के ऊपर। इसके सिवा इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट होगी। अब देखो पॉलिटिकल इंपैक्ट पूरी दुनिया को बदल देती है, क्योंकि यहाँ से ही पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है। मतलब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मतलब क्या है कि जब वर्ल्ड वॉर एंड के ऊपर था, तो उस दौरान हमको देखने को मिल रहा है कि दुनिया बदलनी शुरू हो रही थी। क्यों हो रही थी? क्योंकि जो विनिंग फोर्सेस थे, विनिंग फोर्सेस का मतलब कि जो जीतने वाली ताकतें थी, उन सबको लग रहा था कि अब हमको कुछ करना पड़ेगा, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। तो इन लोग ने क्या किया, 1945 के फरवरी के आसपास का टाइम था, मतलब अभी इनफैक्ट जर्मनी ने सरेंडर नहीं किया था, दिस वाज स्टिल द टाइम दैट द जर्मनी हैड नॉट सरेंडर। जर्मनी सरेंडर करता है आफ्टर दी फरवरी मार्च अप्रैल, है ना, और फिर लास्ट में अगस्त में आपका जापान सरेंडर करेगा जब उसके ऊपर धुआं धुआं किया जाएगा। इटली बाय दैट टाइम हैड सरेंडर, इटली ने सरेंडर कर दिया था 1945 के फरवरी तक आते थे। अब होता क्या है कि आपके जो बिग थ्री थे, बिग थ्री ये तीनों के तीनों मिलते हैं। कौन कौन थे साहब? ब्रिटेन, फ्रांस और इनफैक्ट रशिया। अब आप समझने की कोशिश करो कि रशिया जो था वो इनफैक्ट इसके साथ कंफर्टेबल नहीं था। क्यों नहीं था साहब? गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट वाला है, ये कम्युनिस्ट वाला है। पर क्या होता है कि युद्ध के अंदर आपको कभी कभी साथ में बैठना पड़ता है क्योंकि युद्ध जीतना है, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में इन लोग के बीच में तभी भी थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रही थी। ये सब के सब इकट्ठे हुए एट अ प्लेस कॉल्ड एज याल्टा, ठीक है। तो याल्टा के अंदर इकट्ठे होते हैं, याल्टा के अंदर इनका चर्चा ये हो रहा था कि युद्ध खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू आफ्टर द वॉर, ठीक है। तो आफ्टर द वॉर इनका एक ही टारगेट था कि एक तो अनकंडीशनल सरेंडर कराना है जो कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। आपको समझ में आता है अनकंडीशनल सरेंडर मतलब जैसी कंडीशन में हो आपको हथियार रख देना है,
आपको कोई राइट्स नहीं दिए जाएंगे क्योंकि आपने वर्ल्ड वॉर को शुरू किया था, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ लोगों को कंडीशनल सरेंडर किया जाता है। कंडीशनल सरेंडर का मतलब क्या होता है साहब, कि आप जब सरेंडर करते हो युद्ध के अंदर तो आप बोलोगे कि मेरे को ये राइट चाहिए आफ्टर द वॉर, तब जाके मैं हथियार रखूंगा, वरना मैं लड़ता रहूंगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो सिचुएशन थी उसमें इनका एक ही टारगेट था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जो एक्सेस पावर्स है उसको अनकंडीशनल सरेंडर्स में लेके आओ। इसके साथ साथ जर्मनी का डिवीजन करेंगे हम लोग। कौन कौन डिवीजन करेंगे, ये जो बिग 4 कंट्रीज है, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर एंड यूएसए, ये सब के सब इनफैक्ट जर्मनी का डिवीजन करेंगे। पोलैंड की बाउंड्री बदलेंगे क्योंकि हिटलर ने आके इनफैक्ट पूरी तरह से तोड़ दी थी। और यूरोप के अंदर एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन करेंगे। अब देखो यूरोप डिक्लेरेशन बहुत जरूरी था, क्योंकि यूरोप डिक्लेरेशन एक ऐसा डिक्लेरेशन था जो कह रहा है कि फ्यूचर के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग को क्या बनाना है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाने की शुरुआत करनी है। अब आप समझिए कि याल्टा कॉन्फ्रेंस में मिले थे रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन। यूरोप के डिक्लेरेशन के अंदर आपको इनफैक्ट स्टालिन का नाम नहीं दिखेगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है साहब, गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कभी भी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को सपोर्ट नहीं करता था। तो याल्टा कॉन्फ्रेंस के अंदर से ही आपको देखने को मिलता है कि ये जो सिचुएशन है इन दोनों के बीच में थोड़ी खराब हो चुकी थी आइडियोलॉजिकल कंफर्ट के जोन में। और इसी के कारण हम लोग कहते हैं कि जो कोल्ड वॉर है, ये कोल्ड वॉर का आगाज हो चुका था इवन व्हेन द वॉर वाज ऑन। जब युद्ध चालू था वर्ल्ड वॉर, तभी भी इनफैक्ट आपको इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट देखने को मिलेगी आइडियोलॉजिकल डोमेन्स में। खैर, तो पॉलिटिकल सिचुएशन सब बदल गई। वर्ल्ड वॉर जब खत्म होता है उसके बाद इनफैक्ट बहुत बड़ी इंपैक्ट पड़ी। और अभी तक इनफैक्ट करीबन 1498 ऑनवर्ड से यूरोप ने जो पूरी दुनिया को डोमिनेट करने की शुरुआत की थी, वो धीरे 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 टूट जाती है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो वी सी कि द यूरोपियन डोमिनेशन ऑफ द वर्ल्ड, जो एक टाइम के ऊपर पूरी वर्ल्ड के ऊपर रूल कर रहा था, वो 1945 तक आते आते फाइनली कंक्लूजन में आई। जर्मनी जैसा बहुत बड़ा कंट्री, उसको 4 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया। एज यू कैन सी, इसका ईस्टर्न पार्ट रशिया ने ले लिया, फिर म्यूनिक वाला रीजन अमेरिका को दिया जाता है, फिर फ्रांस यहाँ पे साउदर्न रीजन में रहेगा और नॉर्दर्न रीजन में कौन रहता है, ब्रिटेन जाएगा, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि जर्मनी का पूरी तरह से डिवीजन हुआ। फिर उसमें जो बर्लिन सिटी था, बर्लिन वाज पार्ट ऑफ द ईस्ट जर्मनी। प्रॉब्लम ये हुआ कि बर्लिन यूज्ड टू बी द कैपिटल, और इसके लिए इन्होंने क्या किया कि बाकी के जो 3 रीजन्स थे उसको तो मर्ज कर दिए, बट आपका जो ईस्ट जर्मनी है वो रशिया के कंट्रोल में ही रहा। तो आफ्टर द 1945 वी फाइंड ईस्ट जर्मनी टू बी अ डिफरेंट कंट्री एंड वेस्ट जर्मनी टू बी अ डिफरेंट कंट्री, ठीक है। तो जर्मनी के 2 पार्ट बनते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी। और बर्लिन जो सिटी है, ये बर्लिन को भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया था। द होल सिटी वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। वेस्ट बर्लिन के अंदर किसकी सत्ता थी, आपकी अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जो थे उनकी गवर्नमेंट थी, मतलब उन्होंने एक पपेट गवर्नमेंट बना के रखी थी। और ईस्ट बर्लिन के अंदर जो ईस्ट जर्मनी का ही पार्ट है, वहां पे किसका था, आपका यूएसएसआर का दबदबा था। होता यह है कि 1989 तक आते आते बर्लिन की दीवार टूट जाती है। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर का डिक्लाइन हो चुका था 1989 1990 तक आते आते। और जब यूएसएसआर का डिक्लाइन हुआ इन द कोल्ड वॉर, वी फाइंड कि जर्मनी का भी यूनिफिकेशन पॉसिबल हुआ। छोटे ये दीवार टूटती क्यों नहीं, टूट जाती है। बट एक चीज हमको मिलेगी कि जर्मनी जो है वो जर्मनी को पूरी तरह से डिवाइड किया जाता था। क्यों डिवाइड किया गया था, उसके 2-3 कारण थे। अगर जर्मनी फिर से स्ट्रांग होता तो क्या होता साहब, फिर से लड़ाई हो जाती, और इसके कारण जर्मनी का डिवीजन होना बहुत जरूरी था। जर्मनी की कॉलोनीज तो गई, अब जर्मनी का खुद का इंटीरियर एरिया भी उसको मर्ज नहीं करने दिया। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में आपको 2 बड़े सुपर पावर्स मिलेंगे, एक यूएसएसआर मिलेगा, दूसरा कौन सा मिलेगा साहब, यूएसए मिलेगा, ठीक है। दोनों की अलग अलग विचारधारा है। कोई कहता है कि हम लोग को डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, कोई कहता है सोशलिज्म को सपोर्ट करना है। डेमोक्रेसी तो खाली नाम की थी साहब, उसके बाद हमको कैपिटलिज्म ही मिलेगा, ठीक है। जर्मनी यूनिफाई हो गया, मैंने आपको बताया 1989 तक आते आते फाइनल यूनिफिकेशन हो जाता है ना। तो हम लोग जब नेक्स्ट वर्ल्ड हिस्ट्री का कोर्स आएगा, जो आगे वाला होगा, मतलब पुराना तो करेंगे ही, पर ये नया उसके बाद 20th सेंचुरी का हिस्ट्री ऐड करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स करेंगे, तो उसके अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि जर्मन यूनिफिकेशन कैसे हुआ, जर्मन यूनिफिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है साहब, ठीक है। क्योंकि ये सब पॉइंट्स आपके कोल्ड वॉर के दौरान ही होते हैं। चलिए, ठीक है। सो वी सी के बहुत सारी चीजें होगी। अब देखिए क्या होता है, जब इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो बड़े बड़े एम्पायर्स टूट गए। और जब एम्पायर्स टूटते हैं, बड़े बड़े साम्राज्य टूटते हैं, तो क्या होता है, रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज होगा। होगा कि नहीं होगा। रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज के तहत हमको क्या देखने को मिला, बहुत सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए। और जब कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए तो क्या होगा साहब, कंट्री के लोग इनफैक्ट अब डिसाइड करेंगे कि हम लोग हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे डिसाइड करेंगे। अब उस दौरान पूरी दुनिया 2 ग्रुप के अंदर डिवाइडेड थी, एक थी कैपिटलिज्म, एक थी कम्युनिज्म। हमारे जैसे लोग थे इंडिया के, उन्होंने कहा कि नो भाई, हम नो कैपिटलिज्म में चलेंगे ना कम्युनिज्म में चलेंगे, हम अपना रास्ता निकालेंगे। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिलता है कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में 2 अलग अलग प्रकार की जो लड़ाई चल रही थी, उसमें हम लोग ने नाम की तरफ लेके गए। दुनिया 2 ग्रुप के अंदर बढ़ जाती है, डेमोक्रेसी वर्सेस टोटलिटेरियन रिजिम्स के द्वारा। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वॉर तो आए, वर्ल्ड वॉर आके खत्म भी गए, लोगों को इंडिपेंडेंस भी मिली, पर डेमोक्रेसी नहीं आई। नॉर्मन लोग अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि वर्ल्ड वॉर के आउटकम के बाद एक बहुत बड़ी इंपैक्ट ये रही है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर डीकोलोनाइजेशन हुआ, कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गए, पर टोटलिटेरियन रेजिम पावर के ऊपर आते हैं। टोटलिटेरियन रेजिम का मतलब क्या है कि एक ऐसे एब्सोल्यूट राजा या एक एब्सोल्यूट रूलर पावर के ऊपर आया जिसने डेमोक्रेसी अपनी पब्लिक को नहीं दी। तो इवन आफ्टर द वर्ल्ड वॉर्स,
इवन आफ्टर सो मच ऑफ रिवॉल्यूशंस इन द वर्ल्ड हिस्ट्री वी सी डेमोक्रेसी स्टिल अ वेरी लॉन्ग ड्रीम, मतलब एक सपने के जैसा है, अभी तक डेमोक्रेसी फुलफिल नहीं हो पाया है। ठीक है, तो हमको यही वर्ल्ड हिस्ट्री से सीख मिलती है साहब कि वर्ल्ड हिस्ट्री ने इतनी बड़ी जर्नी ट्रैवल की है राइट फ्रॉम दी रेनेसॉ पीरियड, मतलब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो पोस्ट रेनेसॉ एनलाइटनमेंट से लेके रिवॉल्यूशन से लेके इतने सारे चेंजेस आए, बट एक बहुत बड़ा आउटकम आपको ये मिलेगा कि डेमोक्रेसी को पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं करा पाया है। खैर, इसके साथ साथ आपको 2-3 पॉइंट और मिलेंगे। एक पॉइंट ये मिलेगा कि कॉलोनाइजेशन टूटेगा, डीकॉलोनाइजेशन की प्रोसेस चालू होगी। ये कैसे होती है उसको थोड़ी देर के बाद समझते हैं, आपको अभी आधा एक घंटे के बाद समझाऊंगा। और जब डीकॉलोनाइजेशन होगा तो अब कंट्रीज को जरूरत पड़ेगी कि अब कॉलोनी कैसे बनाएंगे साहब, तो एक नया कंसेप्ट आपको क्या मिलेगा, नियो कॉलोनाइजेशन मिलेगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो व्हाट वी सी कि इनफैक्ट जब कंट्रीज इंडिपेंडेंट होंगे, बहुत सारी कॉलोनीज इंडिपेंडेंट होगी, तो बहुत सारी कॉलोनीज और कंट्री जब इंडिपेंडेंट होगी तो उनको कंट्रोल करने के लिए कुछ नया रास्ता तो लाना पड़ेगा। कैसे रास्ता लेके आओगे? तो आप नए नए ऑर्गेनाइजेशन बनाओगे, आप यूनाइटेड नेशन बनाओगे, उसमें सिक्योरिटी काउंसिल बनाओगे, उसमें 5 पांडवों को वीटो पावर दे दोगे और कंट्रीज को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वाया द सैंक्शंस। आप आईएमएफ जैसी संस्थाएं बनाओगे, आप डब्ल्यूटीओ जैसी संस्थाएं बनाओगे, आप एनपीटी जैसी ट्रीटी कर दोगे। ये सब क्या है साहब? ये वैसी सिस्टम्स है जहां न्यू कॉलोनाइजेशन का आप एग्जांपल दे रहे हो मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस को कंट्रोल करने के बाद। तो ये सब सिचुएशन में हमको यही देखने को मिला कि नियो कॉलोनाइजेशंस के द्वारा इन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को चालू रखा और मिलिट्री एक्सप्लोरेशंस को भी कैसे न कैसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। एक चीज वर्ल्ड वॉर के बाद अच्छी हुई कि दुनिया को समझ में आ गया कि शांतिप्रिय रूप से इनफैक्ट हमको रहने का है। अब हम लड़ाई बड़ाई नहीं करेंगे, जो भी करेंगे इनफैक्ट बायलैटरल इश्यूज को सॉल्व करके करेंगे, बड़े बुजुर्ग को बीच में लाके करेंगे, पर लड़ाई नहीं करेंगे। यूएन एक ऐसी बॉडी के रूप में उभर के आई जिसने तीसरा वर्ल्ड वॉर को होने से रोका हुआ है आज की तारीख के अंदर। लोग कहते हैं कि यूएन इज अ फेल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मैं कहता हूं कि अगर नहीं होता तो भाई बहुत बड़ा राडा हो गया होता। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? आपको भले लगता हो कि यूएन आज की तारीख में उतना इफेक्टिव नहीं रहा है, लोग दादागिरी बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उसकी है ना आंख की शर्म अभी भी लग रही है। आंख की शर्म समझ में आती है कि नहीं आती साहब? ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो खाली आंखों से देखने से ही आपको है ना शर्मिंदगी महसूस हो जाती है। सामने वाला देखता है ना, खाली देखने के बाद आपको ऑटोमेटिक ह्यूमिलिएशन फील होता है। तो ये यूएन की भी ऐसी सिस्टम है साहब जो कहीं ना कहीं लोगों को रोकता है कि यार हमको ये नहीं करना है साहब, है ना? तो इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर टेक्स प्लेस, एस्केलेशन भी होता है, पर यूएन आके मध्यस्थी करने की कोशिश कराता है। यूएन कहता है कि चलो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हो हम इसको कंट्रोल में करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से दुनिया के अंदर डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। एशिया और अफ्रीका जिसका कॉलोनाइजेशन यहाँ तो 1498 के अंदर शुरू हुआ था, अफ्रीका के अंदर देखेंगे तो 1870s के बाद शुरू हुआ था। इन सब सिचुएशन में हम लोग जरूर से कह सकते हैं कि डीकोलोनाइजेशन एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस के रूप में शुरू हुआ, तो डीकोलोनाइजेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया है। वो एक बहुत बड़ा प्रश्नार्थ है। क्यों साहब? क्योंकि डीकोलोनाइजेशन अभी भी मैं कहूंगा कैसा है, इनकम्प्लीट रहा है। ठीक है, तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट डीकोलोनाइजेशन। अभी थोड़ी देर के बाद पढ़ते हैं कि क्यों इनकम्प्लीट है, उसको मैं समझाता हूं। क्योंकि कुछ कुछ चीजें होती है जो इनफैक्ट मेंटली आपको निकालनी जरूरी है, समझे कि नहीं समझे? और जब तक आप मानसिक रूप से उसको नहीं निकाल पाओगे तब तक डीकोलोनाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उसको हम लोग ये मानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो यूएन इज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ वीटो। यस डेफिनेटली, वीटो के कारण ही लोग रुकते हैं ना, वरना आज की तारीख में यूएसए एंड यूएसएसआर ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ये लोग कितनी एक्सट्रीम कंडीशंस में आ गए थे। आप क्यूबन मिसाइल्स क्राइसिस देख लो, आप 7 डेज वॉर की कंडीशन देख लो, आप सुएज वॉर की कंडीशन देख लो, आप कितनी सारी आप समझने की कोशिश करो, सब जगह के ऊपर इनका वीटो का इश्यू जो था, और पता है कि एक्सट्रीम वे के अंदर चले जाएंगे लोचा हो जाएगा, लेट अस ट्राई टू स्टॉप, है ना? तो उसके बाद रुक जाते हैं कैसे भी करके, समझे आप लोग? ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में हम लोग कहते हैं कि फाइनली आपका जो सिचुएशन है वो कंक्लूड हुआ, और जो इनफैक्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद अब दुनिया बदल जाएगी, कोल्ड वॉर की तरफ चली जाती है, और कोल्ड वॉर के साथ साथ डीकोलोनाइजेशन दोनों पैरेलल चलेगा। ठीक है, डीकोलोनाइजेशन के कारण कोल्ड वॉर हुआ या कोल्ड वॉर के कारण डीकोलोनाइजेशन हुआ, ये ज्यादा उचित रहेगा, क्योंकि कोल्ड वॉर ने कहीं ना कहीं डीकोलोनाइज करने की प्रक्रिया जो है उसको बढ़ा दी है। इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट इन दी डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। तो हम लोग पढ़ते हैं अभी थोड़ी देर के बाद क्या होता है, किस तरह से होता है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, तो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया कि वर्ल्ड वॉर्स तक इनफैक्ट इतनी घटनाएं हुई। अब हमने जब मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री शुरू किया था उसमें इनफैक्ट एक टॉपिक हमारा बाकी रह गया है, वो है 1917 का बोल्शेविक रिवॉल्यूशन। आपको आधे घंटे के अंदर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का एक मैक्रो ओवरव्यू दे देता हूं कि क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण था, और उसके बाद हम लोग फिर डीकोलोनाइजेशन की प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। कल कोल्ड वॉर को देखेंगे और फाइनली सिलेबस को कंक्लूड करेंगे। चलिए ठीक है, तो कोल्ड वॉर और डीकोलोनाइजेशन कल के क्लास में भी चलेगा, और उसको एक थीमेटिक ओवरव्यू देने के बाद मैं आपको सिलेबस को अच्छी तरह से हम लोग कंक्लूड कर देंगे। चलिए थोड़ा पानी पी लेते हैं। आज यहाँ पे बारिश हुआ, आई थॉट बारिश होगा तो थोड़ा ठंडक होगा, मतलब अभी तो इतना भाप लग रहा है, मतलब इट इज वेरी ह्यूमिड। सो दिस इज गोइंग ऑन, ओके, डोंट नो, ये पता नहीं क्या हालत होगी ये सब, है ना? खैर चलिए, मुंबई में तो फ्लड आ गया है, यस आई सॉ इन द न्यूज एज वेल, है ना? स्टे सेफ, और तो क्या बताए साहब। ठीक है, मुंबई तो हर साल फ्लड होता है, अगर मुंबई में फ्लड नहीं आता तो मुंबई नहीं कहलाता साहब, समझे कि नहीं समझे?
मुंबई वालों का अलग ही केस है, ठीक है। मुंबई वाले अलग हेकड़ी में रहते हैं, वो कहते हैं कि हमारी सिटी है, हम लोग ये है, फलाना है, हमको बहुत प्यार है। मैंने बोला तुम इतने, मतलब मुंबई आप सिटी के रूप में देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हर साल फ्लडिंग होता है, हर साल कमर तक पानी भर जाता है। इनफैक्ट ये सबवे है, आपके सायन के सबवे और ये सब ट्रैफिक वाफिक की कंडीशन देखोगे तो इतनी खराब हालत हो जाती है सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में। और मुंबई वाले अलग ही हेकड़ी में रहते रहते हैं कि भाई ये मेरी मुंबई है, मेरी मुंबई। मैंने बोला तुम दुनिया के वर्ल्ड के सिटीज जाके देखो, तुमको पता चलेगा साहब, है ना, कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में ये लोग किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो आई हैड अ डिस्कशन विद अ टाउन प्लानर हु वाज बेस्ड इन नेदरलैंड्स। तो नेदरलैंड्स के अंदर नेदरलैंड पूरा कंट्री जो है वो खाली 30% लैंड के ऊपर है। सुनने वाली बात है ये, 30% ही खाली नेदरलैंड आपकी जमीन के ऊपर है, बाकी 70% पानी के ऊपर है। तो मैंने उनको कहा कि साहब आप इतने पानी में रहते हो, पूरा नेदरलैंड अगर आपने देखा होगा, हॉलैंड वॉलैंड सब अंदर कैनाल से ही चलती है। द होल कंट्री इज बेस्ड इन द कैनाल सिस्टम। नदी है और समुद्र है आपको, ठीक है, सब वाटर बॉडीज के अंदर ही कट आउट हो रहा है। तो मैंने उनको कहा कि साहब आपके यहाँ पे फ्लडिंग नहीं आता है, यू डू नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ फ्लडिंग ओवर हियर। तो वो कहता है कि वी डू नॉट एंक्रोच इनटू द सी, वी डू नॉट एंक्रोच इनटू द वाटर, थंब रूल नंबर 1। और तब मुझे याद आया कि भाई साहब ये पुरानी चीज हमारे पूर्वज बहुत पहले बोल के गए थे कि इनफैक्ट कुछ कुछ चीजें नेचर को चैलेंज नहीं करने का साहब, नेचर के फ्लड जोन में नहीं आने का, नेचर के जो रिवर बैंक के एरियाज है वहां पे आप एम्बैंकमेंट नहीं बनाने का, और पानी को अपने हिसाब से बहाते रहने का। पर हमारी क्या आदत है कि हम लोग है ना वो सी फेसिंग समुंदर या सी फेसिंग हाउस, रिवर फेसिंग हाउस बनाने की सपने देखते रहते हैं कि भाई दरवाजा खोलेंगे तो एकदम मस्त एस्थेटिक व्यू आना चाहिए सब। तो ये सब कंडीशन में फिर आप रिवर बैंक के अंदर रह रहे हो, यू आर लिविंग इन अ फ्लड जोन, और जब पानी आता है तो घर के अंदर पानी घुस जाएगा साहब, है ना। तो यही सिचुएशन है साहब सब जगह के ऊपर। चलिए, लेट अस गो टू द लास्ट टॉपिक ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, द रिवॉल्यूशंस। आपके जो मल्टीपल रिवॉल्यूशंस हुए थे उसमें रशियन रिवॉल्यूशन के ऊपर चले जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। अब देखो, रशियन रिवॉल्यूशन वाज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द ओल्ड रिवॉल्यूशंस। मतलब क्या था, आप समझने की कोशिश करोगे तो हमने देखा था नेशन स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है और रीड्रॉल ऑफ बाउंड्री का जो कंसेप्ट है ये कब शुरू हुआ था। व्हाट डू यू मीन बाय द रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज, ठीक है। सो हमको क्या देखने को मिलता है हाशिम भाई साहब, कहाँ यार तुम सोते हुए शेर को जगा रहे हो साहब नींद के अंदर से साहब, है ना। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपने कितना स्पेंड किया है सब्सक्रिप्शन के अंदर? 1 साल का लिया है, 2 साल का लिया है? हाउ हाउ मैनी, खाली ऐसे ही बता, 2 साल का लिया है ना बेटा। अब देखिए आपने 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया है तो आपके लिए एक सजेशन देता हूँ, बेटा पहले सिलेबस पढ़ लिया करो, है ना, आपके लिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। और आप अभी कॉलेज के अंदर होंगे होपफुली, आप अभी फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो बेटा, है ना, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, कंप्लीट कर दिया आपने, कंप्लीट कर दिया, तो सिलेबस पहले पढ़ लो यार, सिलेबस पढ़ो और क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर दो पहले, आपको पता चल जाएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम लोग है ना अच्छा 2020 की प्रीलिम्स दे रहे हो तो पता होना चाहिए ना बेटा, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के अंदर आता है ना साहब। हाँ, ये वर्ल्ड हिस्ट्री मेंस के अंदर आता है, ये प्रीलिम्स में नहीं आता है, ठीक है। मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स अभी खत्म हुआ है, उसके वीडियोस देखो पीछे बैठे बैठे, है ना, उसके ऊपर चले जाओ। अभी 2020 की प्रीलिम्स है, अभी यहाँ पे नहीं बैठने का, ठीक है। यहाँ वही लोग बैठे हैं जो शांति पंचवर्षीय योजना वाले है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। कोई बात नहीं, आपने पूछा है, मेरा मूड भी अच्छा है, मैंने जवाब दे दिया। वरना पुराने कुछ कुछ बच्चे ऐसे बेचारे आते हैं क्लास के अंदर और फिर वो मेरे से नाराज होकर चले जाते हैं, कंप्लेन भी करते हैं एट टाइम्स कि ये हिकड़ी बताता रहता है, ठीक है। चलिए, है ना, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट, ओके। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हाशिम पढ़िएगा, ठीक है, प्लीज 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 वॉच माय मॉडर्न हिस्ट्री कोर्स, है ना। तो चलिए, नहीं काम का नहीं है साहब, है ना। अच्छा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ो पढ़ो यार, ठीक है, आपने पूछा है अच्छी बात है। चलिए, हम लोग क्या बात कर रहे थे, शैल आई स्टार्ट विद माय क्लास। हम लोग क्या बात कर रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे वर्ल्ड हिस्ट्री की, ठीक है। अब देखिए हमने नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन पढ़ा था और नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन रिवॉल्यूशंस के द्वारा देखने की कोशिश की थी, ठीक है। तो रिवॉल्यूशंस की जब द्वारा देखने की कोशिश की थी तो हमने देखा कि अमेरिका की क्रांति हुई, अमेरिका बिकेम द फर्स्ट नेशन स्टेट्स। उसके बाद फ्रांस की क्रांति हुई, फ्रांस बिकेम अ नेशन स्टेट। उसके बाद आप देखिए बेल्जियम के अंदर क्रांति होती है 1830 के अंदर, बेल्जियम बिकेम अ नेशन स्टेट्स। उसके बाद हमने देखा कि जर्मनी, इटली आदि इत्यादि कंट्रीज भी नेशन स्टेट्स हो जाएंगे। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, ऑटोमन एम्पायर का टूटना शुरू हुआ 1850 के बाद। और ऑटोमन एम्पायर जब टूटता है उसके बाद पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है, उस पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप जो है, वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी नेशन स्टेट फॉर्मेशन की शुरुआत हो गई। वो चाहे सर्बिया हो, वो चाहे बोस्नियन हर्जिगोविना हो, वो चाहे रोमानिया हो, वो चाहे बल्गेरिया हो, वो चाहे एस्टोनिया हो। हमने देखा था ये सब कंट्रीज थे जो ऑटोमन एम्पायर के टूटने के बाद बनेंगे। अब देखो नेशन स्टेट्स जब हम लोग देखते हैं तो ये शुरू हुआ था 1776 के अंदर फॉर्मेशन, और ये 1776 का जो फॉर्मेशन था वो 1850 तक आते आते, और करीबन मैं कहूंगा कि 1880 तक आते आते ऑलमोस्ट ईस्टर्न यूरोप को शुरू कर दिया था। समझ में आया कि नहीं आया? अब ईस्टर्न यूरोप को भी उसने पकड़ के रख दिया था। आप यूएसए से शुरू कर रहे हो नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन, मतलब अगर आप वर्ल्ड के मैप के अंदर देखोगे, अगर आप वर्ल्ड के मैप के अंदर देखोगे तो हमको क्या देखने को मिलता है कि इट स्टार्टेड इन द वेस्टर्न कंट्रीज एंड इट वेंट टू द ईस्टर्न साइड, है ना। तो यहां से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ
यहाँ से नेशन स्टेट्स का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ और होते 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 यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो हौले हौले हो जाएगा प्यार सोनिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, ठीक है। तो राष्ट्रवाद जो है वो इस तरह की विचारधारा है जिसने 18 सेंचुरी के अंदर शुरू किया, यहाँ पे 19 सेंचुरी तक आते आते यहाँ पे इनफैक्ट फाइनली कंक्लूड कर दिया। अब देखिए क्या हो रहा था कि बीच में उरल माउंटेन्स आ गए, समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो बीच में क्या आ जाता है, उरल माउंटेन्स आ गए। हाँ, तो उरल माउंटेन्स आपने जो भी इनफैक्ट प्रीलिम्स दे रहे होंगे उनको पता होगा साहब, है ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो रशिया के अंदर है साहब उरल माउंटेन्स, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये जो उरल माउंटेन्स है, जूम करके देखते हैं क्योंकि वो भाई साहब जो थे अभी वो आए कि नहीं आए पता नहीं, बट उनको दिख जाएगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तो ये जो उरल माउंटेन्स है, इन्होंने इनफैक्ट जो नेशनलिज्म की जो विचारधारा है, ये नेशनलिज्म की विचारधारा को रोक दिया। क्या कर दिया साहब, रोक दिया, गेटिंग अ पॉइंट। क्यों रोक दिया, क्योंकि यहाँ पे इनफैक्ट रशिया के अंदर आपको जो मोनार्की मिलेगी साहब, ये मोनार्की कहती है कि भाई हम तो राजाशाही को ही कंटिन्यू करेंगे, गेटिंग अ पॉइंट। तो रशिया वाज वन सच प्लेस दैट इज नोन एज द फॉसिल इन दी पास्ट, ठीक है। तो एक है ना रिलिक्स के रूप में था, एक फॉसिल के रूप में था, जहां पे लोग काफी नाराज थे अपने राजा से और उसके कारण राष्ट्रवाद की विचारधारा यहाँ घुसने की कोशिश कर रही थी। दूसरी विचारधारा 1890s के बाद जो पॉपुलर हुई थी वो थी कम्युनिज्म, और कम्युनिज्म का जो इनफैक्ट जो चचेरा भाई था सोशलिज्म, वो भी काफी पॉपुलर हो चुका था, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये भी घुसने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। तो ये सब सिचुएशन में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि रशिया के अंदर क्रांति होनी लाजमी थी, पर राजा जो है वो कैसे भी करके अपनी गद्दी के ऊपर बैठा हुआ था और राजा को लग रहा था कि मैं फेविकॉल खा के बैठा हूं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, गेटिंग अ पॉइंट। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस केसेस रशिया के अंदर थोड़ा टाइम हो गया, वो टाइम 1917 तक आते आते फाइनली कंक्लूड हो जाता है और रशिया के अंदर क्रांति हो गई, जिसे हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन क्या है। तो रशियन रिवॉल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द रीड्रॉल ऑफ बाउंड्रीज। आज की तारीख में भी आप देखिए पाकिस्तान ने अपना झंडा निकाला, नया निकाला कि नहीं निकाला, तो उसको भी रीडर ऑफ बाउंड्रीज के साथ जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, गेटिंग अ पॉइंट। तो ये तो वही कंडीशन है साहब, बाउंड्रीज तो बहुत डायनामिक टॉपिक है, मैंने आपको पहले भी बताया था, रीडर ऑफ बाउंड्रीज को हम लोग हमेशा डायनामिक सेंस के अंदर ही देखेंगे, गेटिंग अ पॉइंट। तो क्या होता है साहब कि जो चीजें शुरू हुई वो 1900 तक आते आते हमको देखने को मिलेगा कि रशिया में भी इंपैक्ट करेगी, और रशिया जो उस टाइम पे यूरोप का ही पार्ट था बट वो रेजिस्ट कर रहा था काउंटर रिवॉल्यूशनरी मेजर्स के द्वारा, वहां पे क्रांति हो जाएगी। वही क्रांति को हम लोग रशियन रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं, ठीक है, गेटिंग अ पॉइंट। तो लेट अस स्टार्ट विद द रशियन रिवॉल्यूशन और समझने की कोशिश करते हैं कि रशियन रिवॉल्यूशन क्या था, वो क्यों होता है और किस तरह से रशिया के अंदर इनफैक्ट ये घटनाएं हो गई। अब देखो रशिया का जो रिवॉल्यूशन है उसमें मूलभूत रूप से आपको दो ही चीजें मिलेगी, उसमें मूलभूत रूप से आपको दो ही चीजें मिलेगी। पहला मिलेगा कि पब्लिक ने इनफैक्ट राजा के सामने रिवॉल्ट कर दिया और राजा को कह दिया कि चलो बेटा पहली फुर्सत में निकलो, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट। अब जब राजा को हटा दिया पावर से, उसके बाद पब्लिक ने जो गवर्नमेंट की एस्टेब्लिशमेंट की थी, गवर्नमेंट की जो एस्टेब्लिशमेंट की थी, ये गवर्नमेंट कुछ ज्यादा ही सोशलिज्म की तरफ जा रही थी। और ये सोशलिज्म को इनफैक्ट एक्सपांड कराने के पीछे हमको ये देखने को मिलता है 1921 1922 तक आते आते एक संघ की स्थापना की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं यूएसएसआर, और इस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन कंक्लूड होता है, गेटिंग अ पॉइंट। तो वी फाइंड कि पहले राजा को हटाया गया बाय द पब्लिक के द्वारा, उसके बाद गवर्नमेंट की स्थापना, और जब गवर्नमेंट की स्थापना होती है तो उसमें भी काफी रेजिस्टेंस आएगा। ये रेजिस्टेंस के दौरान भी आपको एक दो छोटी मोटी क्रांतियां मिल जाएगी, रिवॉल्यूशंस एंड काउंटर रिवॉल्यूशंस, क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशंस एंड काउंटर रिवॉल्यूशंस। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसे फ्रांस के अंदर हुआ था वैसे रशिया के अंदर भी होगा, पर फ्रांस का काउंटर रिवॉल्यूशन करीबन 80 साल तक चला, रशिया का काउंटर रिवॉल्यूशन 2-3 साल में ही कंक्लूड हो जाएगा और फिर से एक स्टेबल गवर्नमेंट थोड़ी बहुत आ जाएगी, आयरन हैंड वाली, गेटिंग अ पॉइंट। तो इस तरह से रशियन रिवॉल्यूशन को समझने की कोशिश करते हैं और एक एक करके देखते हैं कि रशिया में क्रांति क्यों हुई। अब देखिए घुमा फिरा के रशिया में क्रांति होने का 2-3 कारण था। पहला एक कारण था कि वहां का जो जेम्स बॉन्ड है, वहां का जो कॉमन मैन है, वहां का जो केजीबी करके जो कॉमन मैन था, वो अपने राजा से नाराज था, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो आपने देखा होगा ये भी फेविकॉल खा के बैठे हैं, जार के बाद सबसे ज्यादा किसी ने रशिया के ऊपर शासन किया तो इन्होंने किया होगा साहब, ठीक है। सो वी सी कि ये इनफैक्ट पीपल्स प्रेसिडेंट है रशिया के, और अभी 2030 तक तो अभी टिके हुए हैं, अभी लेट अस सी कि अभी और कितना खींचेंगे साहब, है ना। तो जार के बाद स्टालिन आया और स्टालिन के बाद इनका नंबर आया साहब, है ना। तो ये वो लोग हैं जो काफी लंबे चलते हैं साहब रशिया के अंदर, गेटिंग माय पॉइंट है, 2036 तक आपको मिल जाएगा। तो रशिया का कॉमन मैन अपने राजा से नाराज था। अब क्यों नाराज था, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो घुमा फिरा के आपको वही चीज मिलेगी, इनफैक्ट कॉमन मैन की रशिया के राजा के प्रति जो इश्यूज थे वो कौन से थे, व्हाट वाज द इश्यूज, तो वही इश्यूज आपको मिलेंगे जो हमने पहले देखे। कौन से इश्यूज होते हैं साहब, सोशल इश्यूज होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं, कल्चरल इश्यूज होते हैं, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और रशिया के अंदर ये सब घटनाएं इकट्ठी होगी, इसमें कुछ इवेंट्स हो जाएंगे, समझे कि नहीं समझे, कुछ घटनाएं हो जाएगी, ठीक है। तो मैं रशियन रिवॉल्यूशन को थोड़ा झड़पी करा रहा हूं क्योंकि हमने आगे के बहुत सारे रिवॉल्यूशन में 5-6-10 घंटे के ऊपर ज्यादा दिया हुआ है। सो आई अज्यूम कि आप इनफैक्ट आगे का टॉपिक पढ़ के बैठे हो, हम लोग तो लीनियरिटी में देख रहे हैं पूरे हिस्ट्री को, तो इसके लिए आपको पुराने टॉपिक्स याद होंगे। तो वही मसाला है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल है, खाली कैरेक्टर बदल जाएगा, उसमें इनफैक्ट आपको नेपोलियन का नाम दिखेगा, यहाँ किसी और का नाम आ जाएगा, बाकी घुमा फिरा के कारण भी वही होंगे, वही इश्यूज होंगे, फ्यूडलिज्म का इशू होगा, वही आपके मोनार्की का इशू होगा, वही इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का इशू होगा, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो इशू घुमा फिरा के आपको वैसे ही मिलेंगे। अब देखते हैं कि रशिया में ये जो क्रांति है ये कैसे होती है, हाउ द रशियन रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो होता यह है कि रशिया के अंदर क्रांति
20th सेंचुरी में होगी, उसके पीछे का कारण ये था कि रशिया की सोसाइटी के अंदर बहुत बड़े क्राइसिस चल गए थे। रशिया की पॉलिटिकल इश्यूज भी बहुत थे और रशिया में इकोनॉमिक इश्यूज भी बहुत सारे हावी हो चुके थे। अब एक-एक करके पहले समझाता हूँ आपको कि रशिया में पॉलिटिकल इश्यूज क्या हुआ करते थे, व्हाट वर द पॉलिटिकल इश्यूज इन रशिया एंड व्हाई द रशियंस पीपल डिसाइडेड टू रिवोल्ट अगेंस्ट देयर ओन किंग। उनके जो राजा के सामने पब्लिक विद्रोह करने की क्यों कोशिश कर रही है, गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो हम लोग जब पब्लिक राजा के सामने विद्रोह करेगी, उसके पीछे एक कारण ये था कि पब्लिक राजा से नाराज थी, द पीपल वर नॉट हैप्पी, और राजा एब्सोल्यूट था। अब जब राजा एब्सोल्यूट होता है तो एक ही प्रश्न आएगा कि भाई हमको उसको हटाना है। सामाजिक रूप से बहुत बड़े इश्यूज क्रिएट हो रहे थे, सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, वो भी रिस्पॉन्सिबल थे, और इकोनॉमिक डिक्लाइन में था, रशिया वाज इन इकोनॉमिक डिक्लाइन एट दैट टाइम। तो ये सब इश्यूज इकट्ठे हो गए, फिर आपको क्या कर देगा, रिवॉल्यूशन की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? अब एक एक करके आपको इसके इश्यूज के ऊपर समझाते हैं कि पहले सामाजिक इश्यू क्या थे। अब आप समझिए, आपके रशिया के अंदर भी फ्रांस की जैसी ही सोसाइटी थी। फ्रांस में याद है 3 एस्टेट, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट, हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? ये तीनों के तीनों एस्टेट थे, उसमें फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट था, वो बहुत चालू एस्टेट था, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पहला और दूसरा एस्टेट सबसे पावरफुल था। ये दोनों के दोनों एस्टेट के जो शासक लोग थे वो थर्ड एस्टेट को दबाते थे। रशिया में भी यही था कि वहां पे जो सबसे पहला एस्टेट था या सबसे पहला हाई क्लास था, वो थे आपके क्लर्जी लोग। क्लर्जी लोग का मतलब क्या है, रिलीजन। और जो आपका इनफैक्ट कैथोलिक चर्च जो था, ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक चर्च जो है, वो इतना डोमिनेटिंग था। आपने क्रेमलिन देखा है कि नहीं देखा साहब? ठीक है, रशिया का चर्च देखा है? ऐसा एकदम है ना, सर्कस के जैसा लगता है। हैव यू सीन द मॉस्को चर्च? इनफैक्ट ठीक है, आपको ये फोटो दिखाता हूँ शायद तक, वो एकदम मस्त है, आपको लगेगा कि डिज्नीलैंड में आ गया हूं मैं, ठीक है? यू विल फील दैट यू आर इन डिज्नीलैंड। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग आपको ये चर्च मिलेगा रशिया के अंदर। मॉस्को का ये जो चर्च है, जस्ट अ सेकंड, ये कहीं पे था मेरे पास, कहाँ चला गया भाई? ठीक है, हाँ, ये आ गया, चलिए ठीक है। सो मैं रशिया के चर्च की बात कर रहा था। तो रशिया में ना एक्चुअली जो रिलीजन है, ये रिलीजन बहुत ही डोमिनेटिंग था, और रिलीजन इतना डोमिनेटिंग था तो कॉमन मैन को लग रहा था कि ये चर्च वाले लोग हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है? द चर्च पीपल विल नॉट डू एनीथिंग गुड फॉर दी अस। इनफैक्ट ये चर्च के जो शासक लोग थे, वो लोग इनफैक्ट हम लोग को कंट्रोल करके रखेंगे, ठीक है? तो इस प्रकार के आपके रशिया के चर्च आपको मिलेंगे साहब, ठीक है? ये मॉस्को का चर्च है, दिस इज वेरी फेमस चर्च, आई फॉरगॉट द नेम, बट दिस इज क्वाइट, आई वुड से इन्फ्लुएंशियल, और ये बहुत सालों से साहब आपको मिलेगा, ठीक है? तो बहुत ही रंग बिरंग भी मिल रहा है, यस, ठीक है? तो देखो, रीजनल वेरिएशन सब जगह पे है। आप आर्किटेक्चर की जब बात करोगे, जब आप आर्किटेक्चर की बात करते हो साहब, तो आपको अगर आप गॉथिक आर्किटेक्चर देखोगे पोर्चुगाल के अंदर और रशिया का आर्किटेक्चर देखोगे, तो आपको इन दोनों के बीच में कितना फंडामेंटल डिफरेंस देखने को मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि ये जो रशिया का जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था, काफी रंगीन था। समझ में आया आपको? ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो रंगीन होने के कारण इनफैक्ट जो कैथोलिक रिलीजन है वो काफी पावरफुल भी था, और ये लोग इनफैक्ट बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल भी करके रखे थे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? अब देखो क्या होता है, जब इनफैक्ट रिलीजन को पावर मिलता है तो रिलीजन अपने है ना नशे में रहता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो नशे से चढ़ गई, ओए नशे से चढ़ गई। गेटिंग माय पॉइंट? तो हुआ ऐसा है कि उसमें एक चर्च का पादरी हुआ करता था जिसका नाम था रास्पुटिन, और रास्पुटिन ने इनफैक्ट जार की एक फैमिली मेंबर थी, उसके साथ थोड़ा टांका भिड़ा दिया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी सी कि रास्पुटिन हैड सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर विथ दी जार फैमिली, और उससे समझ में आता है कि कॉमन मैन को बहुत ही नाराजगी थी। किससे नाराजगी थी? कि आप एक तो धर्म का काम कर रहे हो और सब अधर्म की प्रवृत्ति कर रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा, आप इनफैक्ट धर्म को बदनाम कर रहे हो और राजा के साथ मिल बैठ के पावर को शेयर कर रहे हो इस तरह से। तो ये सब चीजों में हमको क्या देखने को मिला कि कॉमन मैन को जब ये सब चीजें समझ में आ रही है तो कॉमन मैन नाराज होगा कि नहीं होगा कि यार हमारे साथ क्यों ऐसा भेदभाव हो रहा है? समझे आप लोग? ठीक है, ये लोग पावर बना के बैठे हैं, सिस्टम को कंट्रोल करके बैठे हैं। दूसरे लोग थे आपके नोबल्स। अब नोबल्स तो आपको हर जगह यही मिलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था। नोबल्स का एक ही काम होता है, गेटिंग माय पॉइंट, तलवार की धार के ऊपर शासन को पकड़ के रखना। ये वो लोग थे जिन्होंने गवर्नमेंट के अंदर अच्छी पोजीशंस बना के रखी थी, और यूरोप के अंदर से जो भी नए विचार आते थे उसको स्टॉप करने का काम किया करते थे। दे नेवर लाइक द न्यू आइडियाज दैट वर फ्लोइंग फ्रॉम द वेस्टर्न यूरोप, और इसके लिए इन्होंने है ना आयरन कर्टेन बना के रखा था कि भाई यूरोप से कोई भी विचारधारा नहीं आनी चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि इनका अलग जैसे जीवन चल रहा है। और रशिया की सोसाइटी में जो तीसरा क्लास था, जो उस टाइम पे सबसे गरीब में गरीब थे, वो कौन थे साहब? पीजेंट्स हुआ करते थे, वर्कर्स हुआ करते थे। अब देखो प्रॉब्लम क्या था कि रशिया में ना इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था तब तक। 1900 तक आते आते रशिया में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एकदम नाम मात्र था, कुछ ज्यादा डेवलप ही नहीं हो पाया था। उसके कारण क्या हो रहा था कि वर्कर्स की कंडीशन बहुत खराब है। दूसरा जो भी था, रशिया का इकोनॉमी एग्रीकल्चर के ऊपर चलता था। अब देखिए, एग्रीकल्चर के अंदर पहले सर्फडम चला करता था। सर्फडम का मतलब क्या है? जमींदारी सिस्टम, जहां किसान को बंधुआ मजदूर बना दिया जाता था। वो तो अबॉलिश किया था राजा ने बिकॉज ऑफ द प्रेशर विद इन द गवर्नमेंट, बट वी सी की बहुत बड़ी इनइक्वालिटी आपको मिलेगी। बड़े बड़े जमींदार इनफैक्ट बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जमीन पकड़ के रखे थे। यू कैन इमेजिन 20,000 लैंडलॉर्ड्स यूज्ड टू कंट्रोल 180 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड एंड 10 मिलियन पीजेंट्स यूज्ड टू ओन 190 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड। यू कैन इमेजिन कि यहाँ कितना आएगा साहब? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 मिलियन बाय 190 मिलियन और 20,000 बाय 180 मिलियन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, ये 180 मिलियन है, 20,000 लोग कंट्रोल करके बैठे हैं,
और 10 मिलियन है, मतलब 1 करोड़ के आसपास लोग हैं जिनके पास 190 मिलियन लैंड है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कितनी बड़ी इनइक्वालिटी थी कि नहीं थी? तो इनकी कंडीशन खराब है, ये टैक्सेस ज्यादा पे कर रहे हैं, इनको कोई प्रिविलेजेस नहीं, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली भी डिप्राइव्ड है। तो क्या आपको लगता नहीं कि सामाजिक रूप से इनके साथ भेदभाव हो रहा है? और जब सामाजिक रूप से भेदभाव हो रहा है तो कोई ना कोई फिलोसफर आएगा कि नहीं आएगा साहब? तो वो फिलोसफर रशिया के अंदर भी उभर के आए। कौन थे साहब फिलोसफर? तो एक से एक ढांसू फिलोसफर मिलेंगे साहब। मार्क्स के विचार अभी रशिया में पॉपुलर हो रहे थे, साथों साथ साथों साथ आपको रशिया के अंदर बहुत सारे फिलोसफर्स और थिंकर्स मिलेंगे। ये थिंकर्स के अंदर आपको गॉर्की जैसे लोग मिलेंगे, मार्क्स जैसे लोग मिलेंगे, जिन्होंने इनफैक्ट रशिया के लोगों को नींद से उठाया और समझाया कि देखिए तुम्हारे दुख का कारण कौन है? तुम्हारे दुख का कारण ये राजा है। ये राजा को जब तक नहीं हटाओगे तब तक तुम्हारा दुख जाएगा नहीं। गेटिंग अ पॉइंट? तो वी सी कि रशिया में इंटेलेक्चुअली काफी डेवलपमेंट हो रहा था, नए नए थिंकर्स आ रहे थे, नए नए थिंकर्स ने इनफैक्ट लोगों को समझाया। कार्ल मार्क्स जो उस टाइम पे गुजर चुका था, कार्ल मार्क्स तो 1883 के अंदर गुजर चुका था, हमने पढ़ा था, पर कार्ल मार्क्स की जो कम्युनिज्म की विचारधारा थी, जो कहता है कि सामाजिक रूप से सबको एक हो जाना चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहिए, सोशलिज्म इज अ ट्रांजिशन स्टेट टू अचीव द कम्युनिज्म अल्टीमेटली, ये सब चीजों के ऊपर मार्क्स की जो विचार थे पॉपुलर हो रहे हैं। एक से एक ढांसू विचारक बैठे हुए थे, टॉलस्टॉय जैसे विचारक आपको मिलेंगे साहब, है ना? तो इन सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिला कि ये जितने भी फिलोसफर्स है, इन्होंने बुद्ध के रूप में काम किया। बुद्ध के रूप में काम करने का मतलब क्या है? लोगों को बताया गया कि तुम्हारे दुख का कारण कौन है। तुम्हारे दुख का कारण ये इनफैक्ट रशिया के जितने भी राजा है वो आपके दुख का कारण है। रशिया के अंदर जो शासन व्यवस्था है वो आपके दुख का कारण है। रशिया के अंदर जो समाज व्यवस्था है वो आपके दुख का कारण है। और अगर आपको अपने दुख से मुक्ति चाहिए तो समाज व्यवस्था, शासन व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। गेटिंग अ पॉइंट? सो दे मेड रियलाइज द कैरेक्टर ऑफ द किंग कि भाई राजा क्या है, राजा क्या कर रहा है, राजा की कंडीशन क्या है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में क्या हो गया कि ये जो आइडियोलॉजी थी, ये आइडियोलॉजी के कारण ही आपको इनफैक्ट ये जो सोशलिज्म की विचारधारा है ये काफी पॉपुलर होती है रशिया के अंदर। ठीक है? तो जैसे जर्मनी के अंदर, इटली के अंदर हो रही थी, वैसे रशिया में ज्यादा नजदीक में था क्योंकि पोलैंड वोलैंड वहां तक पॉपुलर हो चुका था, तो इसके कारण रशिया में भी आने की शुरुआत हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा आपको क्या मिलेगा? इकोनॉमिक रीजन। अब देखिए, इकोनॉमिक रीजन में हमने इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज देखा कि नहीं देखा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि देयर वाज सो मच ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन रशिया। रशिया में आर्थिक रूप में असमानता थी कि नहीं थी? और हमेशा याद रखेगा कि लैक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस विल लीड टू वायलेंस। जब तक न्याय के अंदर समानता नहीं होगी, मतलब इक्विटी नहीं होगी, जब तक आपके अंदर समता नहीं आएगी, तब तक हमको देखने को मिलेगा कि हिंसा की तरफ समाज को लेके जाएगा साहब। ये थंब रूल है दुनिया की क्रांतियों का। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी रिवॉल्यूशंस हुए उसमें घुमा फिरा के आपको एक ही पॉइंट मिलेगा साहब, वो है आपके इकोनॉमिक क्राइसिस की जो सिचुएशन क्यों होती है, उन सब के ऊपर का आपको एक कारण मिल जाएगा। ठीक है? व्हेन वी सी द इकोनॉमिक इश्यूज, जब हम लोग इकोनॉमिक इश्यूज को देखेंगे और इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने की कोशिश करेंगे तो क्या इकोनॉमिक क्राइसिस इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे, उसको देखने की कोशिश करते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है? अब देखिए इकोनॉमिक क्राइसिस में क्या कारण था। अब देखिए राजा कमजोर है, राजा को लग रहा है कि हमारे सामने हमारी जो पब्लिक है, हमारे सामने हमारी जो पब्लिक है, वो पब्लिक इनफैक्ट हमसे नाराज हो रही है। हमारे सामने हमारी पब्लिक क्रांति का झंडा बुलंद कर रही है। हमारे सामने हमारी पब्लिक जो है वो इनफैक्ट है ना पिपुड़ी बजाने की कोशिश कर रही है। तो राजा क्या करेगा? व्हाट द किंग विल डू, द किंग विल ट्राई टू डाइवर्ट द होल इश्यू ऑफ नेशनलिज्म। और राजा ने क्या किया साहब? 1905 के अंदर जापान के साथ युद्ध कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जापान के साथ युद्ध करेगा पर जापान उसको है ना, वो है ना फटे हाथ की मारता है, मतलब खुंदेल खुंदेल के मारेगा। सो वी सी कि बिकॉज ऑफ द रूसो जापान वॉर, रशिया और जापान के बीच में जब युद्ध हो गया, इसके परिणाम स्वरूप हमको ये देखने को मिलता है, इसके परिणाम स्वरूप हमको ये देखने को मिला कि बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाएगा साहब। ठीक है? सागर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो गया साहब? है ना, थोड़ा टाइम दे दो साहब। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? हम लोग अभी अभी पढ़ रहे हैं साहब, है ना? राकेश वर्मा साहब कौन है मुझे तो नहीं पता है साहब। चलिए ठीक है, कौन है भाई राकेश वर्मा साहब? कोई कोई टीचर है यहाँ पे हमारे सिस्टम के अंदर? अच्छा, कौन हो गए साहब? अच्छा अच्छा, एथिक्स के सर। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं पता। चलिए ठीक है, राकेश वर्मा सर। अच्छा अच्छा, हाँ, आईएएस ऑफिसर। हाँ हाँ हाँ, राइट 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 राइट, आई गॉट इट। तो कुछ प्रॉब्लम हो गया? क्या हो गया साहब? ब्रिंग बैक आप बता रहे हो, कुछ प्रॉब्लम हो गया साहब? नो आइडिया साहब, मुझे भी नहीं पता है साहब। ठीक है, कुछ होगा तो। हाँ बेटा, तुम सिस्टम को जाके कंप्लेन करो साहब, मैं टीचर हूँ साहब, है ना? तो चलिए, है ना? पता नहीं साहब, है ना? मैं कमेंट सेक्शन ऑफ कर देता हूँ थोड़ी देर। अगर आपके जो भी इश्यूज होंगे बेटा, आप मैनेजमेंट को कंसर्न करो। आप क्लास के बीच में करोगे तो फिर मैं भी डिस्टर्ब होऊंगा, पूरा क्लास भी डिस्टर्ब होगा, है ना? चलिए ठीक है, तो कमेंट सेक्शन चालू रहने देता हूँ, पर प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। हाँ ठीक है, देखो मैं आपकी जो भी राइट्स है, आपके जो भी इश्यूज है, आप मैनेजमेंट को कंसर्न में लो, क्योंकि उसके बाद आपको इनफैक्ट वो भी जो इश्यूज होंगे वो आपको हेल्प करेंगे उसके लिए। चलिए ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिला है, व्हाट वी फाइंड, हमको क्या देखने को मिल रहा है? हमको ये देखने को मिला कि जो रशिया के अंदर जो इश्यूज है, रशिया के अंदर जो इश्यूज है, ये रशिया के इश्यूज की मैं आपको बात कर रहा था, रूसो जापान वॉर की। अब देखिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग विद रूसो जापान वॉर। ठीक है? 1914 के आसपास का पीरियड है, दिस इज द पीरियड ऑफ 1914। और 1914 के आसपास तक आता है तो वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। 1905 के अंदर रूसो जापान वॉर हो गया। ठीक है? जब रूसो जापान वॉर होता है, ये रूसो जापान वॉर के कारण भी इश्यूज क्रिएट हो गए।
दूसरा वर्ल्ड वॉर किया इन्होंने, वर्ल्ड वॉर के कारण भी इनके पास पैसे नहीं बचे। आप समझने की कोशिश करो व्हाट इज हैपनिंग, कि द रशियन किंग डिड नॉट हैव द रेवेन्यू, और भाई साहब है ना, कड़के तो कड़के लेकिन नवाब के लड़के, ठीक है। तो वही घुमा फिरा के आपको वही सिस्टम मिलेगी राजाशाही की कंडीशन के अंदर हमको देखने को मिलता है, जहां राजा ने किसी के ऊपर टैक्सेस नहीं लगाए, राजा खुद इनफैक्ट अय्याशी कर रहा था, और पब्लिक इनफैक्ट है ना उनकी हालत खराब हो जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। अब क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग, आप देखिए आपके पास कोई रेवेन्यू के सोर्स नहीं है, आप एग्रीकल्चर के अंदर रेवेन्यू क्रिएट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपने यहाँ पे इनफैक्ट बहुत बड़ी इनइक्वालिटी क्रिएट की। हमने अभी देखा कि कुछ 10-20 हजार जो बड़े बड़े जमींदार थे जिन्होंने पूरा एग्रीकल्चर को कंट्रोल करके रखा था, और यही लोग राजा को सरकार चलाने में मदद करते थे, तो वो थोड़ी टैक्स पे करेंगे। गेटिंग अ पॉइंट। तो हमको क्या देखने को मिलता है साहब, रशिया के अंदर एक खराब परिस्थिति का जन्म हो गया, एक ऐसी सिचुएशन की क्रिएशन हो जाती है जहां रशिया में बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की शक्यता नहीं थी। पूरा यूरोप इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो चुका था, और जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर होता है, तो हमको परिणाम इसका एक ही मिलेगा साहब, कि एकदम सिचुएशन खराब हो जाती है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास काम नहीं है, राजा आर्थिक रूप से बदहाल हो चुका है। गेटिंग अ पॉइंट। तो वी सी बिकॉज द किंग वाज इकोनॉमिकली वेरी, आई वुड से, इन अ बैड कंडीशन, राजा बहुत ही खराब कंडीशन के अंदर था, तो इसका परिणाम हमको यही मिलेगा कि राजा बैकफुट के ऊपर था। ठीक है, अब देखिए राजा बैकफुट के ऊपर था, ये सब सिचुएशन में सोशियो कल्चरली, इकोनॉमिकली इनफैक्ट रशिया बहुत ही डिक्लाइन में जा चुका था। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इसमें पॉलिटिकल रीजंस इंक्लूड हो जाते हैं। पॉलिटिकल रीजंस क्यों इंक्लूड हो जाते हैं, क्योंकि 1905 से लेकर 1917 तक आते आते रशिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, रशिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, ये घटनाओं के परिणाम स्वरूप फाइनली इनफैक्ट रशिया में क्रांति हो जाएगी। ठीक है, अब रशिया में क्रांति कैसे होती है उसके पीछे आपको समझाता हूं, उसके पॉलिटिकल इवेंट्स और पॉलिटिकल प्रोसेस से ही इवेंट्स के अंदर हम लोग चले जाएंगे। चलिए ठीक है, सो लेट अस ट्राई टू सी द इवेंट्स एंड द पॉलिटिकल कंडीशंस बिहाइंड रशिया। रशिया के अंदर क्या कंडीशन होती है उन सब के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब क्या होता है, अब देखिए राजा पुराना जैसा ही था। पुराना राजा का मतलब क्या है, कि वही एब्सोल्यूट मोनार्की, वही डिवाइन राइट्स की कंडीशन, वही सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, वही रैम्पेंट करेक्शन। अब देखो ये तो फ्रांस के अंदर था कि नहीं था, हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, तो वही होता है ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल था। अब देखिए आप खाली एक क्रांति को याद रखोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी क्रांति याद रह जाएगी आपको। ठीक है, मैं बहुत क्लियर कट कहता हूं। तो वहां पे जो डायनेस्टी थी उसका नाम था रोमानोव डायनेस्टी। ठीक है, ये रोमानोव रोमानोव मत समझिएगा, ठीक है, रोमानोव कुछ और आता है, रोमानोव बाय द वे बाटली आती है। चलिए ठीक है, सो वी सी कि ये जो रोमानोव डायनेस्टी है, ये रोमानोव डायनेस्टी जो है वो उस टाइम पे रूल किया करती थी, और इनके जो राजा थे अपने आप को जार का टाइटल देते थे। एक्चुअली इनकी स्टोरी ये है कि ये सीजर से जार बने थे। समझ में आ रहा है आपको, ये जो जितने भी रशियन किंग्स है वो अपने आप को सीजर के साथ हाईलाइट करते हैं, मतलब जो पुराना रोमन एम्पायर है, तो वहां से ये लोग हट हट के इस साइड में माइग्रेट हुए थे उनके फैमिली वाले, तो नाम बदल के सीजर से जार बन गया था। जैसे जर्मनी के अंदर कैजर का टाइटल आ गया ना साहब, कैजर का टाइटल कैसे आया, कैजर का टाइटल भी सीजर से ही आया है। ठीक है, सो ऑल द किंग्स ऑफ रशिया ऑलवेज इनफैक्ट वो कहीं ना कहीं अपने सीजर के साथ हाईलाइट करते थे अपने आप को। ये आगे जार का टाइटल लगाते थे, जार निकोलस वन, अलेक्जेंडर वन, इस प्रकार के नाम आपको मिलेंगे साहब इतिहास के अंदर देखोगे। अब देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, राजा एब्सोल्यूट है, राजा एब्सोल्यूट है, पर पूरे यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की हवा चल रही है। रशिया को छोड़ के पूरा यूरोप पूरी तरह से नेशनलाइजेशन में जा चुका है। लोग कह रहे हैं कि हमको राष्ट्रवाद चाहिए, लोग कह रहे हैं हमको सत्ता चाहिए। कार्ल मार्क्स ने तो कह दिया था कि भाई एकदम क्रांति आएगी और इतनी बड़ी क्रांति होगी कि बात मत करो। गेटिंग माय पॉइंट। अब होता क्या है, पब्लिक ने आंदोलन किया राजा के सामने, 1900 के आसपास का पीरियड था, और राजा के सामने पब्लिक ने पिपुड़ी बजाने की शुरुआत की। राजा ने सोचा कि अगर पब्लिक का आंदोलन सक्सेसफुल होगा, मेरी क्रांति हो जाएगी और मेरे को सत्ता से निकाल दिया जाएगा, और इसके कारण राजा ने क्या किया, जापान के ऊपर अटैक कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट। अब जापान के ऊपर अटैक करने के लिए उसने कारण क्या बनाया, तो कारण कुछ नहीं था, मंचूरिया, जहां से आपका मंचूरियन आता है उसको कारण बना दिया। ठीक है, ये मंचूरियन तो इंडियन चाइनीज कम्युनिटी लेके आई। इंडो चाइनीज पता है कि नहीं पता आपको, कैलकाटा के अंदर एक जगह है चाइना टाउन, जहां से करीबन 100-150 साल से चाइनीज ओरिजिन के लोग भारत में रह रहे हैं। 100 साल से तो रह रहे हैं, पिछले 100 साल से। और ये वो लोग हैं जो इनफैक्ट अब इंडियन बन चुके हैं। इन्होंने ये जो इंडियन चाइनीज की शुरुआत की थी, तो आप कलकत्ता में अगर कोई रह रहा होगा तो आप में से पता होगा, एनीवन फ्रॉम कलकत्ता, दे माइट बी अवेयर अबाउट द इंडियन चाइनीज कम्युनिटी हु इज लिविंग इन द कलकत्ता। ठीक है, कौन है भाई, कोई है, शिल्पी है, यू माइट बी अवेयर, है ना, तो आपने देखा होगा साहब, है ना, तो मंचूरियन तो वहां से आया है। चलिए ठीक है, लेट मी कम बैक टू दिस पॉइंट। तो जापान की इनफैक्ट जो इशू था वो मंचूरिया के साथ था साहब, और इनफैक्ट जापान और कोरिया का जो मंचूरिया का इशू है उसका आउटकम आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो मंचूरिया कहाँ पे आया है, तो जस्ट इनफैक्ट आप देखोगे तो नॉर्दर्न चाइना वाले रीजन के अंदर आपको मिलेगा साहब, यू विल फाइंड इन दिस रीजन ऑफ नॉर्दर्न चाइना, यहाँ पे कहीं पे। ठीक है, एंड वी सी की ये जो रीजन है आपको यहाँ पे रशिया और जापान ने उसके कारण फिर लड़ाई कर दी। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्लेम कर रहे थे कि हमारा है। अब देखिए चाइना को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था, क्योंकि चाइना उस टाइम पे कॉलोनी हुआ करता था। गेटिंग अ पॉइंट। तो चाइना का रीजन है उसको लेकर जापान और रशिया के बीच में लड़ाई हो जाती है। देखो आपने कभी सुना है अभी इतिहास के अंदर ऐसा। ठीक है, सो वी फाइंड द इशू वाज रिगार्डिंग मंचूरिया। मंचूरिया वाज पार्ट ऑफ चाइना ओनली, एंड वी फाइंड कि चाइना को तो किसी ने पूछा नहीं कि तुम्हारा रीजन के लिए लोग फाइट कर रहे हैं। तो रशिया ने एक्चुअली है ना चाइना को, ये मंचूरिया को सबसे पहले ऑक्यूपाई किया था, और फिर जापान ने जब इंटरवीन करने की कोशिश की उसके बाद इनके बीच में कंफ्लिक्ट बढ़ गया, और कंफ्लिक्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, रशिया और जापान के बीच में लड़ाई हो जाएगी। अब देखो लड़ाई में रशिया को ऐसा था कि हम जीत जाएंगे, हम इतने पावरफुल है, हम इतनी बड़ी आर्मी रखते हैं, हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेज है, पर आउटकम क्या रहा, जापान वाज डिफीटेड, जापानीज डिफीटेड द रशियंस। व्हाई? बिकॉज रशियंस वर वेरी ओल्ड, Russians had a very feudal system to fight.
Russians did not have modernization. Russians were not having the revenue. They were neither having the discipline, neither having the strategy, neither having the army and the weapons to fight. ठीक है, उसके सामने जापान देखोगे तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण इकोनॉमिक पावर अच्छा था, इनका ग्रोथ भी काफी अच्छा हो चुका था और ब्रिटेन के साथ इनफैक्ट इनके करार भी हो चुके थे। 1902 के अंदर एंग्लो जापान ट्रीटी हो चुकी थी, जो किसी को नहीं पता थी। जापानीज को पता थी कि अगर कुछ ज्यादा राड़ा हो गया तो ब्रिटेन पीछे आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन और रशिया के संबंध भी अच्छे नहीं है। क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि ब्रिटेन और रशिया फाइट कर रहे थे अफगानिस्तान, पर्शिया और तिब्बत को लेके। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था साहब प्रीवियस क्लासेस के अंदर? तो जापानीज को पता था कि भाई हमारे पास अच्छी पॉसिबिलिटी है और इतना सा नेशन होने के बावजूद भी जापानीज विल बी एबल टू डिफीट दी आई वुड से रशियंस। देखिए क्या होता है, जापानीज रशियंस को हरा दिए। अब रशियंस हार गए, वो हारे तो हारे पर वो अपना स्वमान हार चुके हैं। आदमी जब स्वमान हारता है ना तो फिर कुछ नहीं कर पाता है। इसके लिए तो मैं कहता हूं कि जीवन में इनफैक्ट फेल मत होना, परीक्षा में फेल होना कोई बात नहीं। परीक्षा में फेल होना कोई बड़ी बात नहीं है, लाइफ में कभी फेल नहीं होने का, समझे कि नहीं समझे, है ना? तो द मोमेंट यू विल फेल इन दी आई वुड से लाइफ, तो फिर इशू क्रिएट हो जाएगा साहब, है ना? तो एग्जाम तो क्या है कि फेलियर का पार्ट है। कभी प्रीलिम्स निकलती है, कभी मेंस निकलती है, कभी इंटरव्यू निकलता है, आता है जाता है ना, आदमी मुसाफिर है ना, वैसी बात है साहब, है ना? और यूपीएससी वालों के लिए तो अलग ही सिचुएशन है। हाँ, तो इसके ऊपर किसी शायर ने शायरी भी लिखी है ना साहब, सुना है कि जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुना है जिंदगी इम्तिहान लेती है, पर यूपीएससी वालों के लिए तो इम्तिहान जिंदगी ले रखी है। गेटिंग माय पॉइंट? एवरी वीक आपका कोई ना कोई एग्जाम आ जाता है। तो जब आप यूपीएससी के एग्जाम दे रहे होते हैं तो पीछे कुछ एसएससी दे रहे होते हैं, कोई लोग अपनी स्टेट पीसीएस के एग्जाम दे रहे होते हैं, है ना? तो कुछ कुछ लोगों के लिए पूरा जीवन एग्जाम है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही सिचुएशन हो जाती है। चलिए ठीक है, सो वी सी हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब कि जो जापान है वो जापान ने रशिया की पूरी तरह से कपड़े निकाल दिए और रशिया को बहुत पीटा, मतलब खुंदेल खुंदेल के मारा। तो एक जापान के राजा के सामने बहुत बड़ा अनरेस्ट हो गया। अनरेस्ट होने का मतलब समझ में आता है कि बहुत बड़ी एक ऐसी सिचुएशन हो गई जहां राजा को समझ में आ गया बेटा मेरी मौत आ जाएगी। अब पब्लिक भरी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी जापान के राजा के सामने? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो राजा के सामने हमको देखने को मिला कि क्रांति होने की शक्यता हो रही थी। तो जैसे ही क्रांति हो रही थी तो राजा थोड़ा शाना बन गया और उसने कहा कि भाई हम लोग एड़ा बन के पेड़ा खाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो वी सी हमको क्या देखने को मिलता रहता है साहब कि जो इनफैक्ट एड़ा बन के पेड़ा खाने की जो सिचुएशन है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाने की सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है साहब कि एक ऐसी सिचुएशन को क्रिएट किया जाता है बाय दी आई वुड से दी जर्मन पीपल और आई वुड से द रशियन पीपल। और रशिया के जो लोग थे वो राजा के सामने कहते हैं कि साहब राजा की जो सिचुएशन है उसके सामने हमको क्रांति कर देनी पड़ेगी, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या देखने को मिल रहा है कि राजा के सामने विद्रोह होने की शक्यता थी। राजा ने लोगों को लॉलीपॉप दे दिया। क्या लॉलीपॉप दिया, समझे कि नहीं समझे? तो राजा ने कहा कि मैं पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ साहब? पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स कर देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स? ठीक है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स किसे कहते हैं आप समझने की कोशिश करोगे तो राजा ने इनफैक्ट ड्यूमा नाम की इनफैक्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्थापना कर दी। ठीक है, व्हाट द राजा डिड? राजा डिड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ड्यूमा। अब ड्यूमा किसे कहते हैं हम लोग? ड्यूमा किसे कहते हैं? ठीक है, तो रशिया के अंदर इनफैक्ट एक पार्लियामेंट बनाई जाती है ड्यूमा, जहां पे कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स को उसने वहां पे इनफैक्ट इनवाइट किया और कहा कि भाई आप बैठो। अब देखिए रशिया के अंदर ड्यूमा नाम की ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई और पब्लिक को कहा गया कि तुम अपने गिने चुने जो संसद सभ्य है उनको संसद के अंदर बिठाना, हम लोग आके गरबे करेंगे। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब देखो गरबा करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड गरबा? हाँ, हमको आपको इनफैक्ट यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि राजा ने इनफैक्ट एक पार्लियामेंट बनाया जहां पे स्पीकर को बिठाया, बाकी सारे संसद सभ्यों को बीच में बिठाया, बट पार्लियामेंट के पास कोई पावर नहीं दिया। अब देखिए क्या किया राजा ने, ध्यान रखा कि एंटी किंग रिप्रेजेंटेटिव्स, राजा के सामने खड़े होने वाले कोई भी रिप्रेजेंटेटिव्स को इनफैक्ट संसद के अंदर बैठने की अनुमति नहीं होगी। तो उसने क्या किया कि जार के ओपोनेंट्स होंगे उनको फिल्टर करा दिया। कैसे फिल्टर करा दिया? तो आपको पता ही है रूल ऑफ लॉ नाम की एक चीज होती है और लॉ कौन निकालता था? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? राजा खुद निकालता था। अभी आपने देखा कि एक बहुत बड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्वारंटाइन का नियम बताते हुए ऑल इंडिया सर्विसेज के एक ऑफिशियल को रूल ऑफ लॉ के तहत क्वारंटाइन कर दिया। अब जो उखड़ना उखाड़ना साहब। ठीक है, क्या आपको लगता है कि कोई कॉर्पोरेशन का इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिशियल ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिशियल को इस तरह से क्वारंटाइन कर सकता है, जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दिया हुआ है? इसको कहते हैं भाई रूल ऑफ लॉ की सिस्टम, है ना? तो कानून अपना काम करेगा। राजा ने ऐसे कानून पास कराया जहां पे उसके ओपोनेंट्स इनफैक्ट कभी भी चुनाव लड़के नहीं आ पाएंगे। अगर चुनाव लड़के आए तो इनफैक्ट वहां पे वोटिंग पावर उनके पास नहीं होगा, लिमिटेड पावर के द्वारा वो पार्लियामेंट को चलाया जाएगा। अब उसके कारण क्या हुआ, व्हाट वी सी कि राजा ने इनफैक्ट एक ऐसी पॉलिसीज रखने की शुरुआत की जहां पे इनफैक्ट पार्लियामेंट कुछ भी करे पर राजा के सामने नहीं जा सकती, अल्टीमेटली पावर राजा के पास ही रहेगा। ठीक है, उसके बावजूद भी ये जो रशिया की पार्लियामेंट थी, उसके पार्लियामेंट के अंदर से एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनी और लेजिस्लेटिव असेंबली बनने के बाद एक नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुआ। अब आप समझिए कि इन स्पाइट ऑफ द वीकनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस इन रशिया, रशिया वाज एबल टू गेट अ न्यू प्राइम मिनिस्टर हु वाज हैविंग लिमिटेड पावर्स का मतलब क्या है, ज्यादा सत्ता नहीं होने के बावजूद भी उसने रिफॉर्म्स करने शुरू किए। नाम था पीटर स्टोल्पिन। क्या नाम था साहब? पीटर स्टोल्पिन। नाम याद रखने की जरूरत नहीं है पर समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है।
अब देखिए कि राजा ने ऐसा सोचा था कि ये मैं नए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करूंगा जो एमपी के रूप में चुनाव लड़के आएगा और इसके बाद मेरे अंडर में काम करेगा। ये भाई साहब कहता है कि मैं तो पीएम हूं, मैं तो इंडिपेंडेंट हूं, मैं थोड़ी पपट के रूप में काम करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिला है कि जो राजा जो है वो राजा ने इनफैक्ट सिचुएशन बहुत खराब कर दी। राजा इनफैक्ट धीरे 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 करके वो देख रहा है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर बहुत अच्छा काम कर रहा है। अब जब इनफैक्ट राजा देख रहा है कि मेरा प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है तो किसको जलन होगी? समझ में आया कि नहीं आया आपको? ठीक है, तो वी फाइंड कि राजा को जलन होने की शुरुआत हो गई। राजा को लग रहा था कि भाई प्राइम मिनिस्टर अच्छा काम कर रहा है, इसके लिए रशिया का जो पीएम है वो राजा को कहता भी है कि भाई तुम्हारी जली कि नहीं जली। गेटिंग माय पॉइंट? तुम्हारी जली कि नहीं जली। ठीक है, तो वी सी कि रशिया के जो राजा है उसकी जलने की शुरुआत हो जाती है। उसको लग रहा है कि भाई मेरे साथ अन्याय हुआ है, उसको लग रहा है कि भाई मेरे साथ भेदभाव हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन के अंदर रशिया का जो प्राइम मिनिस्टर है उसने अच्छा काम किया, उसने फैक्ट्रीज को रिफॉर्म कराया, उसने लैंड रिफॉर्म्स किए, किसानों के पास जमीन नहीं थी, साइबेरिया के अंदर लोगों को सेटल कराया। साइबेरिया समझ में आता है? ये इतना ठंडा प्रदेश है, उसको एक्लेमेटाइज करते हुए, वहां पे लैंड को साफ कराते हुए बहुत सारे किसानों को जमीन दी लैंड रिफॉर्म्स के रूप में, सो दैट आपकी इनइक्वालिटी जो है रशिया के अंदर डाउन हो जाए। समझे कि नहीं समझे? अब आप समझिए 1911 के आसपास का टाइम था और मिस्टर स्टॉल्पिन के ऊपर एक बार फायरिंग हो जाती है। स्टॉल्पिन के ऊपर जब फायरिंग हुई थी तब उस दौरान रशिया का राजा उसके बाजू में था। तो जब लोगों ने प्रश्न पूछा कि मिस्टर स्टॉल्पिन के ऊपर गोली चली, राजा आपके ऊपर क्यों नहीं चली, तो बहुत सारे लोगों ने प्रश्न उठा के यही कहा कि ये राजा के द्वारा भेजा गया शार्प शूटर था जिसका टारगेट यही था कि स्टॉल्पिन को गोली मारी जाए, सो दैट इनफैक्ट राजा के हाथ में दबदबा हो जाए। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में राजा के सामने माहौल खराब होने की शुरुआत हो जाती है। राजा को लग रहा था कि हमारी मौत आ जाएगी। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी सी देयर वाज अ क्लास ऑफ पीपल इन रशिया हु डिमांडेड द आउटस्टिंग ऑफ द किंग। राजा को हटाने के लिए बहुत बड़ा विद्रोह होने की शुरुआत हो गई। अब जब राजा के सामने विद्रोह होने की शुरुआत हुई, पब्लिक ने कहा कि राजा रिस्पॉन्सिबल है, तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और राजा ने सबको दबाया। अब देखो राजा को ऐसा लग रहा था मैं 2-4 लोगों को मार दूंगा, सप्रेस कर दूंगा, सब सेटल हो जाएगा। 3 साल तक रशिया में कंजिक्यूटिवली मर्डर्स चालू रहे। मर्डर समझ में आता है? खचाखची चालू रहती थी, सब गैंग वॉर्स चालू था। 1914 तक आते आते राजा को समझ में आ रहा था कि बेटा मेरी मौत आ जाएगी, मतलब मेरी सिचुएशन खराब हो जाएगी। और राजा फाइनली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जब शुरुआत होती है तो वो सर्बिया को सपोर्ट कर रहा था पीछे बैकग्राउंड के अंदर। याद आया कि नहीं आया आपको? हमने पढ़ा था कि राजा रशियन पब्लिक का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए एक विचारधारा चलाता था जिसे पैन स्लेविज्म के रूप में पहचानते हैं। और पैन स्लेविज्म के रूप में कहा था कि सर्बिया मेरा छोटा भाई है, अगर सर्बिया मेरा छोटा भाई है तो आई विल मेक श्योर कि मैं पूरी तरह से उसकी मदद करूंगा। और जब इनफैक्ट जर्मनी ने सर्बिया के ऊपर अटैक किया वाया द ऑस्ट्रियन रूट, तो रशिया भी कहता है कि ये भी मेरा भाई है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में राजा ने वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर पार्टिसिपेट किया। अब राजा को टारगेट क्या था? उसको टारगेट ये था कि मैं सर्बिया को मदद करूंगा, जर्मनी ऑस्ट्रिया को मदद करेगा, जो भी होगा मेरी पिपूड़ी बस्ती रहेगी। पर मजाक मजाक के चक्कर में क्या हो गया? रजाक हो गया। हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था साहब? ठीक है, व्हाट हैपेंड एट दैट टाइम कि इतना ट्रेजेडी ऑफ मिसकैलकुलेशन हो गया और मिसकैलकुलेशन आपके काबू बाहर चला गया, मतलब आप सोच ही नहीं पाओगे उतना एक्सपांड हो गया। तो हमने देखा था कि क्या सिचुएशन हो जाती है। 28 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक का जो टाइम था, ये दौरान इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड या पूरे यूरोप के कंट्रीज इंक्लूड हो जाते हैं। मतलब एक एक दिन में एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर रहा था। कल का जो दिन था ना 4 अगस्त का दिन, ठीक है, तो उस दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर युद्ध डिक्लेयर किया था और उसके बाद तो काबूम होने की शुरुआत हो गई थी। 5 अगस्त में तो धुआं धुआं करना शुरू कर दिया था। तो ये सब सिचुएशन में हमको देखने को मिला कि वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हुई। वर्ल्ड वॉर 1 रशिया को बहुत भारी पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी राजा कंगाल था कि नहीं था? राजा के पास कुछ था नहीं ऑलरेडी। राजा की कंडीशन खराब थी, उसके बावजूद भी उसने लोगों को मरने के लिए भेजा। जिंगोइज्म के नाम के ऊपर सैनिकों को शहीद कराया गया। आर्थिक रूप से रशिया के अंदर बदहाली आ चुकी थी, पब्लिक नाराज हो गई। राजा को पता चल गया कि बेटा मेरी मौत आ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब पब्लिक इतनी नाराज है कि बात मत करिए। और उसके कारण 1917 के मिड तक आते आते या शुरुआत के महीनों में याद रखेगा, फरवरी मंथ के अंदर राजा ने अपने जो छोटे भाई थे उनको कहा कि भाई तुम शासन संभालो, हमसे ना हो पाई। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो उसने क्या कहा कि देखो मेरे से गलती हुई है, मैं अपने भाई को राजा बना देता हूँ। छोटा भाई कहता है कि भैया तुम अपने पास ही रखो, हमको राजा बाजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो टिचकुले एंड टिचकुले हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बड़े टिचकुले ने जब छोटे टिचकुले को अपना प्रपोजल दिया तो छोटे टिचकुले ने बड़े टिचकुले को मना कर दिया कि मेरे को राजा नहीं बनना है। आप समझिए कि ये बनना मना कर रहा था कि मुझे राजा नहीं बनना है। यू कैन इमेजिन कि व्हाई अ सर्टेन पर्सन, क्योंकि आपको मैं आज की तारीख में कहता हूं कि आई विल मेक यू अ किंग ऑफ स्वाजीलैंड करके कंट्री आया हो ना, बोत्सवाना, स्वाजीलैंड, अफ्रीका के अंदर छोटे छोटे मोनार्कीज है। तो उसके बावजूद भी आप समझिए कि आप बन जाओगे साहब, मेरे को कोई बोलेगा मैं बन जाऊंगा साहब, ठीक है, मुझे पता है कि वे राजा बनेंगे, ऐश की लाइफ जिएंगे। अब ये बंदा सामने से मना कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई साहब मैं राजा बना तो मेरी मौत हो जाएगी। अब क्या होता है कि आपकी जो मोनार्की है, मोनार्की क्राइसिस में आ गई। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि भाई साहब मैं राजा बना तो मेरी मौत हो जाएगी। अब क्या होता है कि आपकी जो मोनार्की है,
आपकी जो मोनार्की है, मोनार्की क्राइसिस में आ गई, इतनी बड़ी क्राइसिस में आ गई, तो तुरंत ही रशिया के अंदर जो सोशलिस्ट पार्टी हुआ करती थी, ये सोशलिस्ट पार्टी ने कहा कि हम अपनी सरकार बनाएंगे, हम रशिया को इनफैक्ट आगे लेके जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से फरवरी 1917 में पहली क्रांति होती है। द फर्स्ट रिवॉल्यूशन विल टेक प्लेस। इन दिस फर्स्ट रिवॉल्यूशन वी सी द किंग विल बी एब्डिकेटिंग द थ्रोन एंड फर्स्ट टाइम द सोशलिस्ट पार्टी विल बी फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। गेटिंग माय पॉइंट? अब क्या हुआ, ये जो सोशलिस्ट पार्टी है, ये सोशलिस्ट पार्टी के अंदर दो ग्रुप बन गए थे। एक्चुअली 1903 के अंदर ही इनके बीच में दो ग्रुप बन गए थे। एक का नाम था बोल्शेविक और दूसरे का नाम था मेनशेविक। क्या नाम था? बोल्शेविक एंड मेनशेविक। गेटिंग माय पॉइंट? ये 1903 में ही इनके बीच में विचारधाराओं की कॉन्फ्लिक्ट हुई थी समाजवादी पार्टी के अंदर, और इसके कारण इनके बीच में पहले से ही बंटवारा हो चुका था। दे हैड ऑलरेडी हैड द डिवीजन, एंड बिकॉज इनके बीच में डिवीजन हुए थे, तो इसका परिणाम ये हुआ कि ये जो बोल्शेविक क्रांति जो पार्टी थी, ये बोल्शेविक ग्रुप जो था ये पार्टी का, वो कहता था कि हमारे हाथ में सत्ता आनी चाहिए। पर सत्ता किसके हाथ में आ गई? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? मेनशेविक के हाथ में आ जाती है। तो 1917 में फरवरी महीने के अंदर मेनशेविक लोग पावर के ऊपर आए। किसकी सरकार आती है साहब? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अलेक्जेंडर केरेंस्की की सरकार आएगी। अब देखिए, आप समझने की कोशिश करो। मिस्टर केरेंस्की बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मेनशेविक ग्रुप। अब वो मेनशेविक का पार्टी का सदस्य था। ये मेनशेविक लोगों का मानना यह था कि हम लोग शांतिप्रिय रूप से रशिया के अंदर धीरे धीरे रिफॉर्म्स लाके आगे चलेंगे। बोल्शेविक का मानना था कि हम लोग पावर को सेंट्रलाइज करके तुरंत ही क्रांति कर देनी चाहिए, और इनफैक्ट हम लोग को है ना, सत्ता हमारे हाथ में आके पूरी तरह से जो समाज व्यवस्था है उसको इनफैक्ट आगे चलाना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो ये सब सिचुएशन में क्या हो गया कि जो बोल्शेविक लोग थे उनका मानना यह था कि सिस्टम पूरी सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए। मेनशेविक लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेटिक वे के अंदर पब्लिक पार्टिसिपेशन करने के बाद भी हम लोग सरकार चला सकते हैं। तो इनिशियली पावर के ऊपर कौन आया था? मेनशेविक लोग पावर के ऊपर आए थे। मेनशेविक लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग हमारे हिसाब से गवर्नमेंट चलाएंगे। राजा का पत्ता कट जाता है इसके बाद। अब देखिए आगे क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब हमको क्या देखने को मिला कि जो नया प्राइम मिनिस्टर आया, नए प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट मैंने आपको बताया मेनशेविक ग्रुप से बिलोंग करते थे। ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम लोग अभी रशिया को विड्रॉ नहीं करा सकते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर से। अब देखिए, राजा ने जब पार्टिसिपेट कराया, ऑलरेडी 17 लाख लोग मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? इनफैक्ट ये जब प्राइम मिनिस्टर बनता है तो इसने कहा कि अभी इलेक्शंस नहीं हो पाएंगे। तो रशिया के अंदर क्या हो जाता है कि जो नई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी मेनशेविक के द्वारा, उसको लेके विद इन पार्टी के अंदर ही क्रांति होने की शुरुआत हो गई। क्योंकि मेनशेविक के सामने जो बोल्शेविक ग्रुप था, उनके लीडर ट्रॉट्स्की जैसे कह रहे थे कि हमको तुरंत ही वर्ल्ड वॉर से विड्रॉ करना चाहिए, हमको तुरंत ही इलेक्शंस कॉल करने चाहिए, नहीं करोगे तो पावर हमारे हाथ में होना चाहिए, अब डेमोक्रेसी की अब जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? है ना? तो ये बंदा ग्रेजुअली सब कुछ करने की बात कर रहा था। ये कह रहा था कि हम लोग धीरे धीरे करेंगे रिफॉर्म्स, ये कहता था कि तुरंत का तुरंत हमको कुछ करना पड़ेगा। इसी के कारण मेंशेविक लोग जो थे और बोल्शेविक लोग जो है, ये दोनों के बीच के आपके बहुत ही फंडामेंटल क्राइसिस हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? अब क्या होता है कि सरकार किसकी थी? सरकार इसकी थी। लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? इसके पास था। लॉ एंड ऑर्डर उनके पास था। तो एक बार बोल्शेविक के लोग जो थे इसके सामने आंदोलन कर रहे थे, तो बोल्शेविक लोगों को क्या कर दिया गया? हाथ के ऊपर थप्पा मार के क्वारंटाइन कर दिया गया। और क्वारंटाइन कोई ऑफिस के अंदर नहीं किया गया था, जेल के अंदर किया गया था। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी सी कि द मेंशेविक्स ट्राइड टू सप्रेस द इश्यूज ऑफ द बोल्शेविक, और बहुत सारे बोल्शेविक को इन्होंने जेल में डाल दिया। मतलब एक टाइम के ऊपर आप साथ में डिसाइड कर रहे थे कि हमको क्रांति करनी है, राजा के सामने हम ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे। जैसे ही सत्ता हाथ में आई, आप आस्तीन के नाग बन गए और आपने अपने ही आइडियोलॉजिकल ब्रदर जो थे उसको कहीं ना कहीं आपने दबाने की कोशिश की। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि बोल्शेविक जो थे वो क्रांति का रास्ता लेना चाहते थे, मेंशेविक के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे। अब देखिए क्या होता है, व्हाट इज हैपनिंग। वी सी कि इन दिस सिचुएशन रशिया के अंदर बहुत बड़ी क्राइसिस हो गई। अब जब सरकार अपना लॉ एंड ऑर्डर का टूल यूज कर रही थी, उस दौरान रशिया के अंदर आर्मी जो है वो आर्मी अपना गेम खेलने की शुरुआत कर रही है, और आर्मी चाहती थी कि पावर उनके हाथ में रहे। क्यों? क्योंकि अभी जो सरकार है वो कैसी सरकार है? प्रोविजनल गवर्नमेंट है। गेटिंग माय पॉइंट? तो मेंशेविक लोग जब पावर में थे, उस दौरान हमको देखने को मिलता है कि रशिया के अंदर एक क्रांति होती है, या सबसे पहले कू होने की शुरुआत होगी। ये कू को हम लोग कहते हैं द कॉर्निलॉव अफेयर। अब व्हाट डू मीन बाय कॉर्निलॉव अफेयर? तो रशियन आर्मी के इनफैक्ट एक जनरल थे, जनरल कॉर्निलॉव। ये जनरल कॉर्निलॉव ने इनफैक्ट जर्मनी कहा, ठीक है, आपने रशिया जो था, रशिया के अंदर मिलिट्री टेक ओवर करने की कोशिश की। ही ट्राइड टू डू द कू, और उसने जो मेंशेविक सरकार है उसको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की। अब देखिए, मेंशेविक लोग बैकफुट के ऊपर आ गए। तो मेंशेविक ने क्या किया? मेंशेविक ने कॉल किया अपने भाइयों को, अरे भाई बोल्शेविक, बचाओ बचाओ बचाओ, आर्मी आ गई, आर्मी आ गई। बोल्शेविक ने कहा कि हम आपकी मदद जरूर करेंगे, बट मदद तभी करेंगे जब आप हमको क्वारंटाइन से बाहर निकालोगे। सुप्रीम कोर्ट का तो अब तो डिसीजन भी आ गया है कि भाई ये इनफैक्ट है ना, आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को इस तरह से नहीं रख सकते। गेटिंग अ पॉइंट? तो इन दिस सिचुएशन हमको देखने को मिलता है कि बोल्शेविक कम्युनिटी जो है, ये बोल्शेविक ग्रुप जो है, उसको जेल से फ्री किया जाता है। कैसे किया जाता है? फ्री किया जाता है। और गवर्नमेंट इनको हथियार देती है।
है। गवर्नमेंट इनको कहती है कि हम आपको जेल से फ्री करते हैं, आप लड़ो किसके सामने? आर्मी के सामने, क्योंकि आर्मी राजा की आर्मी है, सब कुछ कंट्रोल करने के ऊपर तुली है, हमारी सत्ता लेने के तुली है। गेटिंग अ पॉइंट? तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिला? हमको ये देखने को मिलता है कि केरेंस्की, जो उस टाइम पे रशिया का तत्कालिक प्राइम मिनिस्टर था, उसने बोल्शेविक की मदद ली। बोल्शेविक की मदद लेने के बाद इनफैक्ट जो बोल्शेविक ग्रुप की जो आर्मी थी, उनके रेड गार्ड्स, जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेन लीडर्स थे, उन सब ने जनरल कॉर्निलॉव की आर्मी को हरा दिया और बोल्शेविक लोग फिर क्या आ जाते हैं? पावर के ऊपर आ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी सी कि आपके मेंशेविक को हटा दिया जाता है। बोल्शेविक ने कहा कि बेटा तुमने हमको हथियार दिए, तुमने अपनी सेना को हटाने के लिए हथियार दिए, पर आखिर में तो हम ही लोग पावर के ऊपर आने थे। और इन दिस सिचुएशन वी सी अप्रैल 1917 के आसपास का जो टाइम था, इस दौरान हमको देखने को मिलता है कि लेनिन, जो उस टाइम पे बोल्शेविक ग्रुप का लीडर था, वो वापिस आ जाता है रशिया। वो तब तक यूरोप के अंदर भाग चुका था क्योंकि ये मेंशेविक ने उसके ऊपर बहुत प्रेशर किया था। लेनिन वापिस आता है। लेनिन सब लोग को कहता है कि मैं आपको सत्ता दूंगा, आप मेरे साथ आइए। और इस तरह से लेनिन ने धीरे 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 करके सोवियत आर्मी को अपने कंट्रोल में लिया। जो भी उसके इनफैक्ट मैं कहूंगा अगेंस्ट में रहने वाले लोग थे, उनको रूथलेसली सप्रेस कर दिया। एंड फाइनली अक्टूबर महीने के अंदर 24 जो डेट थी, उस दिन इनफैक्ट बोल्शेविक लोगों ने जो पेट्रोगार्ड या सेंट पीटर्सबर्ग करके जो रशिया का पुराना कैपिटल हुआ करता था, वहां पे अपने झंडे गाड़ दिए। एंड फाइनली वी सी के पूरी तरह से आपकी जो इनफैक्ट बोल्शेविक पार्टी जो है वो पावर के ऊपर आती है। प्राइम मिनिस्टर भाग जाता है और यहां से ही 1917 के अंदर अक्टूबर महीने के अंदर जो क्रांति हुई, उसी को ही हम लोग अक्टूबर रिवॉल्यूशन के रूप में पहचानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? आपको ये पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। तो अक्टूबर रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं? दो बार होगा, एक फरवरी में होगा, फरवरी और मार्च में होगा, दूसरा अक्टूबर नवंबर में होगा। एक्चुअली फरवरी और मार्च, कुछ किताबों में फरवरी लिखा है, किसी में मार्च लिखा है। मैं आपको दोनों बताता हूँ क्यों ऐसा लिखा है। क्योंकि रशिया में दूसरा कैलेंडर चलता था, दैट इज नोन एज जूलियन कैलेंडर। अभी हम लोग जो भी तारीख देख रहे हैं, वी आर सीइंग फ्रॉम द ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो रशिया के कैलेंडर के हिसाब से लिखा होगा तो 15 दिन आगे लिखा होगा। दे माइट हैव रिटन 15 डेज इन एडवांस। तो अगर रशिया के इतिहास में अगर आप देखोगे तो वो नवंबर 1917 की बात करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरह से कंफ्यूजन होता है। तो हम लोग खाली ग्रेगोरियन के हिसाब से देखेंगे, अक्टूबर रिवॉल्यूशन के रूप में ही उसको पहचानते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि रशिया की क्रांति जो हुई, ये रशिया की क्रांति यहाँ पे कंक्लूड होती है। पहली बार डेमोक्रेसी की सरकार की शुरुआत हो सकती थी, पर मेंशेविक लोग ज्यादा नहीं चल पाएंगे, इसके लिए बोल्शेविक पार्टी फाइनली कंट्रोल करती है। और अक्टूबर महीने के जो रिवॉल्यूशन होता है, उसी को ही बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के रूप में पहचाना गया है। गेटिंग अ पॉइंट? है ना? तो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन क्यों कहते हैं, व्हाई वी कॉल इट एज बोल्शेविक रिवॉल्यूशन, उसके पीछे का कारण मैंने आपको समझाया है ना? समझ में आया कि नहीं है दोस्त आप? हाँ अब देखिए, अब आगे क्या होता है थोड़ा समस्या है। आई थॉट कि मैं आज पूरा क्या डीकोलोनाइजेशन समझा दूंगा सब। डीकोलोनाइजेशन तो समझते समझते टाइम लग जाएगा। चलिए ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी वाले आ गए। साइकोलॉजी हिंदी है ना भाई? साइकोलॉजी हिंदी नाम है ना तुम्हारा? नवीन, नवीन वही हो शायद तक। साइकोलॉजी हिंदी वही, हाँ हो तो वही हो ना सब, है ना? साइकोलॉजी हिंदी, हाँ वही हो कि नहीं हो सब? वही है। वो रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। हाँ अब आ गया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वो क्या है कि हमको हमारी मेमोरी थोड़ी शार्प है साहब, है ना? तो अगर आप 10-15 साल पहले भी कहीं पे मुझे भटक गए होंगे तो मैं याद करा के बोल दूंगा कि कौन होते आप। ठीक है? तो हमारा थोड़ा क्या तेज रहने का सब कुछ सिस्टम। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, है ना? हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे आज नहीं, नाम बदल के आया होगा, मोदी जी और महात्मा जी कहाँ पे थे। चलिए ठीक है, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे? अब देखिए, रशिया में क्रांति हो गई। नेक्स्ट फेज में चलते हैं, लास्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन में चलते हैं। लास्ट फेज ऑफ रिवॉल्यूशन में देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि रशिया में क्रांति हो गई 1917 के अंदर। अब 1917 में जब क्रांति हुई, जब रशिया के अंदर कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होता है, तो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होने के बाद अब आगे क्या होगा उसको समझ सकते। एक साइड के ऊपर रशिया में क्रांति हुई, दूसरे साइड के ऊपर 1918 के अंदर क्या होता है सब? वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हो गया। हुआ कि नहीं हुआ सब? तो जब वर्ल्ड वॉर 1 का एंड हुआ, उसके बाद हमको देखने को मिला 1919 तक आते आते इनफैक्ट आपके पेरिस के अंदर शांति की वार्ताएं होती है। पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हमने पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अब आप समझने की कोशिश करो कि रशिया वाज ऑन द विनिंग साइड और लूजिंग साइड। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म भी हुआ तो रशिया किसके सपोर्ट में था? ब्रिटेन और फ्रांस के सपोर्ट में था, पहले से ही था, राइट फ्रॉम द अर्लियर टाइम। बट इन स्पाइट ऑफ ऑन द विनिंग साइड, रशिया वाज नॉट कॉल्ड, इट वाज नॉट इनवाइटेड इनटू द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस। वेरी क्लियर कट। तो उससे समझ में आ रहा है कि रशिया के अंदर जो कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ है, दैट वाज नॉट लाइक्ड बाय द वेस्टर्न कंट्रीज, और खास करके ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका उसको पसंद नहीं आया था कि भाई ये लोग इनफैक्ट क्यों कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? अब रशिया में जब कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन होगा 1917 में, तो क्या आपको लगता है कि वहां के कॉमन मैन जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको लगता है कि वहां के जो किंग्स है वो एक्सेप्ट करेंगे? क्या आपको लगता है कि वहां पे जो मोनार्की, जो नोबिलिटी है वो एक्सेप्ट करेगी? क्या आपको लगता है कि वहां पे जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? क्या आपको लगता है कि फॉरेन कंट्रीज जो है वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? साहब कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। और इसी के कारण क्या हुआ कि रशिया में बोल्शेविक लोगों ने अपनी सत्ता तो कब्जे कर दी,
लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति के बाद अपने आप को कहा कि भाई आई एम द लीडर ऑफ द बोल्शेविक रशिया, but the people of Russia, there was a class of monarchy supporters, there was a class of people who were supporting democracy, there were certain foreign countries who were of the opinion that we will not support Russia in the Bolshevik things, and this is one of the reasons 1917 में Bolshevik revolution हुआ, but 1917 से लेके 1921 तक रशिया में 4 साल तक क्या होता है, सिविल वॉर की शुरुआत होती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो वी सी फॉर द नेक्स्ट 4 years a civil war will take place in Russia. क्यों? क्योंकि all these parties in Russia, they were trying to overthrow the Bolsheviks in power. वो नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक पावर पे रहे, वो चाहते थे कि मेंशेविक लोगों को सत्ता मिले तो भी मेंशेविक को मिले, क्योंकि वो थोड़े डेमोक्रेसी वाले थे। बोल्शेविक लोग तो पूरी तरह से खचाखची वाले हुआ करते थे। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो ये जो सिचुएशन है उसको देख के हमको लग रहा है कि रशिया की कंडीशन बहुत खराब हो चुकी थी, और इसके कारण 1917 से लेके 1921 के बीच में रशिया के अंदर गृह युद्ध की शुरुआत होती है, सिविल वॉर की शुरुआत होती है। अब देखिए क्या होता है सिविल वॉर, ठीक है? तो रशिया में व्हाइट एंड रेड आर्मीज इन दोनों के बीच में इनफैक्ट बहुत बड़ी लड़ाई होने की शुरुआत होगी। सो वी फाइंड टू फोर्सेस विल बी फाइटिंग इन रशिया, द व्हाइट आर्मी एंड द रेड आर्मी। ये दोनों की दोनों ताकतें हैं जो है इनफैक्ट रशिया के सामने लड़ने की अंदर फाइट करेगी। व्हाइट आर्मी वो थी जो इनफैक्ट डेमोक्रेसी को थोड़ी सपोर्ट कर रही थी, रेड आर्मी जो थी वो किसको सपोर्ट कर रही थी, कम्युनिज्म को सपोर्ट कर रही थी। और इन दिस सिचुएशन जो बोल्शेविक लोग ने आके 1917 से ही रेडिकल चेंजेस करने की शुरुआत की है। कैसे चेंजेस? रेडिकल चेंजेस, क्योंकि लेफ्ट पार्टी हमेशा रेडिकलिज्म में मानती है। वो ये कहती है कि साहब इनफैक्ट है ना पूरी तरह से विद्रोह कर देंगे। मैंने आपको बताया तो सही इनफैक्ट, ठीक है? अब आर्मी जो ट्रेडिशनल आर्मी है वो तो आपके इसके फेवर में आ चुकी थी, हमने आपको दिखाया ना साहब आपको, ठीक है? तो लेनिन के फेवर में आ चुकी थी, ऑल दिस थिंग्स वाज अंडर द लेनिन्स कंट्रोल, है ना? तो अब तो पूरा जो ट्रेडिशनल आर्मी है वो तो लेनिन के फेवर में आ चुकी थी। अब जो बचे कुचे फोर्सेस थे वो फाइट कर रहे थे रशिया के अंदर। 4 ताकतें थी जो रशिया के अंदर फाइट कर रही है। एक वो लोग थे जो राजा को सपोर्ट करने वाले थे, एक वो लोग थे जो राजा को सपोर्ट करने वाले लोग थे, द जार। दूसरे थे मेंशेविक जो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज थे। तीसरे थे बोल्शेविक्स जो पावर के ऊपर थे। चौथे हुआ करते थे लैंडलॉर्ड कैपिटलिस्ट चर्च जैसी इंस्टीट्यूशंस, जिनको सपोर्ट कर रही थी कौन? जिनको सपोर्ट कर रहे थे इनफैक्ट यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, और इनको पैसा दे रहे थे, बंदूक दे रहे थे कि तुम लड़ो, इनको पावर पे मत आने देना। कुछ लोगों ने राजा को भी मदद करने की कोशिश की, भाई राजा वापिस आएगा तो उनके लिए अच्छा होगा, पर ये पावर पे नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कम्युनिज्म एक ऐसी विचारधारा है जिसको इनफैक्ट लोग स्वीकारते नहीं है। आखिर के अंदर बहुत बड़ा ब्लडशेड हुआ, और जितने वर्ल्ड वॉर के अंदर लोग मारे गए थे उसके आधे लोग यहाँ पे ये 4 साल में मरते हैं। तो आप जब कहते हो कि देखिए हम रशिया को वर्ल्ड वॉर से बाहर निकाला, और हम ये कहते हैं कि भाई वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग रशिया में पीस एस्टेब्लिश किया, वो कुछ नहीं होता है सब। कम्युनिज्म हमेशा, आप याद रखिएगा, कि ब्लड को साथ में लेके चलता है। वो इसका कलर लाल ही है, उसका लाल कलर है, उसके पीछे का कारण ही है साहब, ठीक है? वो कम्युनिज्म खाली बात ये करता है कि हम है ना क्लासलेस सोसाइटी को एस्टेब्लिश कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे, फला कराएंगे साहब, है ना? बट वो इनफैक्ट ब्लड के बिना वो चलता ही नहीं है साहब। और भारत के अंदर भी जहां जहां कम्युनिज्म पावर के ऊपर था, जितने भी स्टेट्स के अंदर, मतलब जो पॉलिटिकली डोमिनेंट आइडियोलॉजी थी, वहां आपको बहुत ब्लडशेड मिलेगा, पॉलिटिकल वायलेंस बहुत ही नॉर्मल लगेगा वहां पे, क्योंकि कम्युनिज्म का मानना यह है कि अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको छीन के लेना है। वेरस डेमोक्रेसी का मानना है कि छीन के नहीं लेना है, नहीं मिल रहा है तो उसके लिए आंदोलन करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, लोगों को मोटिवेट करेंगे, अपने राइट्स के लिए उजागर करेंगे, और सिस्टम के अंदर पीसफुल वे के अंदर, सिविलाइज्ड वे के अंदर फाइट करेंगे। वेरस कम्युनिज्म क्या कहता है? वो लड़ाई करके ले लेंगे, क्यों नहीं देगा साहब, है ना? तो ये जो सिचुएशन है उसके कारण ब्लड बहुत ही नॉर्मल है। आप देखिए इंडिया के स्टेट्स के अंदर आपको बहुत हैरानी होगी, पर इंडिया के 2 स्टेट्स के अंदर कम्युनिज्म डोमिनेंट था आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये दोनों स्टेट्स के अंदर अगर आप पॉलिटिकल वायलेंस का इतिहास उठा के देखोगे, इसके ऊपर बहुत बड़े रिसर्च पेपर पब्लिश हुए हैं, आपको पता चलेगा कि हजारों लोगों की जान गई है साहब, हजारों लोगों की जान गई है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, बहुत लोग मुझे ये विचारधारा से सहमत नहीं होंगे, क्योंकि उनके खुद के जो बायसेस है, आइडियोलॉजिकल बायसेस है, वो उनको समझ में नहीं आता है। बट इतना कैपिटलिज्म के कारण भी जान नहीं गई होगी। आप समझिए कि कुछ स्टेट्स कैपिटलिस्ट स्टेट्स के रूप में पहचाने गए, बट कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइटेटिव है, वो जान नहीं लेता है, वो इनफैक्ट है ना खून नहीं करेगा आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के कारण। इनफैक्ट वो कहेगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, 2 पैसा तुम कमा दो। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये सब सिचुएशन है। आई हैव सीन इन सर्टेन स्टेट्स जहां गांवों को डिमार्केट किया जाता है कि ये गांव फलानी पार्टी का है, और वहां पॉलिटिकल मर्डर हो जाते हैं साहब, है ना? तो कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के रूप में कुछ गलत नहीं है। आइडियोलॉजी में वो बात करता है क्लासलेस सोसाइटी की, वो कहता है कि भाई सब इक्वल होना चाहिए, पर कैसे इंप्लीमेंट करोगे वो उतना ही जरूरी है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो हमको ये भी देखना है ना साहब कि कैसे इंप्लीमेंट कराया जाएगा। तो आइडियोलॉजिकली इट इज नॉट रॉन्ग। आइडियोलॉजिकली आप देखो एकदम यूटोपियन कम्युनिज्म की हमने बात की थी प्रीवियस क्लासेस के अंदर। द प्रॉब्लम इज हाउ यू विल इंप्लीमेंट दैट। द प्रॉब्लम इज कि आप उसको किस तरह से एक शेप के अंदर लेके आने की कोशिश करोगे। रशिया में जो हुआ है 1920 के बाद, वो इनफैक्ट आंकड़ाकीय रूप से कभी भी पब्लिश नहीं हो पाएगा। 1920 से लेकर 1990 तक रशिया एज अ कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में काम कर रहा है। नाम बनता है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक।
जितने भी आजू बाजू के एरिया थे वहां पे एक्सपांड किया गया और उन सबको अपने कंट्रोल में लाया जाता है। गेटिंग माय पॉइंट। और इस तरह से एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई दुनिया के इतिहास के अंदर। जब ये सिविल वॉर एंड हुआ और यूएसएसआर की स्थापना हुई, तो कार्ल मार्क्स के विचार अब पहली बार हमको क्या देखने को मिलेंगे? हमको देखने को मिलता है अब जमीन के ऊपर इंप्लीमेंट हो रहे हैं। The ideas of Karl Marx were implemented on the land. The ideas of Karl Marx were implemented on a political structure. The ideas of Karl Marx were given a new dimension and new shape. Getting my point है ना? तो ये सब सिचुएशन में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि जो पूरी शासन व्यवस्था है, जो पूरी की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है, अब बदल जाएगी। अब देखिए कम्युनिज्म किसमें मानता है, याद आया कि नहीं आया? कम्युनिज्म भगवान में मानता है। कम्युनिज्म कहता है कि नको भाई साहब, रिलीजन इज दी ओपियम। समझ में आया कि नहीं आया? धर्म कैसा है? अफीम के जैसा है, सबको बम मारो बम, दम मारो दम करा देता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो कम्युनिज्म जब पावर के ऊपर आया पहली बार, व्हेन वी टॉक अबाउट द कम्युनिज्म कमिंग टू पावर फॉर द फर्स्ट टाइम, सबसे पहली बार कम्युनिज्म पावर के ऊपर आया, तो उसने चर्च की अथॉरिटी को ले ली। और इनफैक्ट हमने जो फोटोग्राफ देखे थे साहब, रशिया के जो चर्च के फोटोग्राफ देख रहे, कहाँ गया अपना चर्च साहब? है ना, मस्त है ना एकदम, डिज्नी वर्ल्ड है ना। तो जो डिज्नी वर्ल्ड जो थे वो सब इन्होंने धराशायी कर दिए। बहुत सारे डिज्नी वर्ल्ड को इन्होंने धराशायी कर दिया। बहुत सारे चर्च की जो दिशा और दशा बदल दी। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वी सी कि इन्होंने ये मॉस्को के अंदर ही है। दिस इज द चर्च इन मॉस्को ओनली, आई एम नॉट एबल। ये क्रेमलिन के आजू बाजू वाला रीजन ही है, मेन उनका जो स्क्वायर है वहां से निकलता है। चलिए ठीक है। सो व्हाट वी सी कि रशिया जो है, रशिया पहली बार कम्युनिस्ट बनता है। तो कम्युनिस्ट बनने के बाद हमको देखने को मिलता है कि अब इनफैक्ट अब उसने ना गॉड के सिस्टम को हटा दिया, मोनार्की को हटा दिया और कम्युनिस्ट स्टेट की स्थापना की। अब देखो कम्युनिस्ट स्टेट कैसा होता है, वो रशिया ने पहली बार दिखाया कि ऐसा होता है। क्यों मैं बता रहा हूँ, उसके पीछे का कारण है क्योंकि मार्क्स ने जब अपनी विचारधारा दी थी, उसमें खाली आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन दिया था, उसमें स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट किया था। समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि ऐसी शासन व्यवस्था होगी, इसमें ये ऐसा बैठेगा, इस तरह से सिस्टम चलेगी, उसके अंदर डिटेल्ड वे के अंदर उसने लिखा नहीं था। वो उसके हिसाब से उसने छोड़ दिया कि आगे की जनरेशन सोचेगी अब ऐसी कैसी शासन व्यवस्था आएगी। तो वो रशियंस ने डिसाइड किया कि हम लोग मार्क्स के बताए रास्ते के ऊपर चलेंगे और हम लोग पीपल्स गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। हाँ, भारत के अंदर कहा गया जनता ना सरकार। गेटिंग माय पॉइंट? और राजा जो है, राजा के जो राइट्स है वो खत्म कर दिए गए। डिवाइन राइट्स की इनफैक्ट आइडिया खत्म हो जाती है और पहली बार हमको देखने को मिल रहा है नागरिकों की सरकार। बट इनफैक्ट कम्युनिज्म तो कहता है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। क्या कहता है? डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। बट सच्चाई यह है कि कम्युनिज्म किसकी तरफ दुनिया को लेके गया? डिक्टेटरशिप ऑफ इंडिविजुअल्स। वो चाहे स्टालिन हो, वो चाहे लेनिन हो, वो चाहे क्रुश्चेव हो, वो चाहे इनफैक्ट आज के तारीख में 11 जिनपिंग हो। गेटिंग माय पॉइंट है ना? तो वो खाली बात ये करेगा कि भाई साहब हम तो गरीब और मजदूर की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, हम उनके लिए इनफैक्ट शासन में बैठे हैं। सच्चाई यही है कि कम्युनिज्म हमेशा दुनिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि वो इंडिविजुअल्स को पावर दे देता है और एब्सोल्यूट पावर देने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो वी फाइंड कि एक ऐसी सिचुएशन थी जब कम्युनिज्म इनफैक्ट प्रैक्टिस के ऊपर आया। ये कम्युनिज्म ने इनफैक्ट बैकडोर से विद्रोह भी किया। बट वी सी कि बैकडोर से विद्रोह करने के बाद पहली तौर के ऊपर उसने कम्युनिज्म को इंप्लीमेंट करा। देखो कम्युनिज्म क्या इंप्लीमेंट करेगा? कम्युनिज्म कहता है कि द रिसोर्सेज शुड बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट। याद आया कि नहीं आया? आपके जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो किसके हाथ में होने चाहिए? स्टेट के हाथ में होने चाहिए। और स्टेट के हाथ में होगा उसका मतलब क्या हो गया? एवरीथिंग वाज नेशनलाइज्ड। और रशिया के अंदर पहली बार हमको देखने को मिला नेशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए। वो चाहे जमीन हो गई, वो चाहे इंडस्ट्रीज हो जाए, वो चाहे फैक्ट्रीज हो गई, एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। अब इसके कारण क्या होगा? जो जमींदार होंगे, क्या आपको लगता है कि वो अपनी सत्ता छोड़ेंगे? क्या आपको लगता है कि चर्च अपनी सत्ता छोड़ेगा? क्या आपको लगता है कि इनफैक्ट जो पुरानी शासन व्यवस्था के अंदर बैठे हुए लोग हैं वो अपने पावर को रिलिंक्विश करेंगे? तो उसके कारण क्या होगा? रशिया में सिविल वॉर हो गया। ठीक है। सो वी फाइंड अ लार्ज स्केल सिविल वॉर टेकिंग प्लेस इन रशिया। रशिया में एक बहुत बड़ी मात्रा में गृह युद्ध की शुरुआत होती है। उसके पीछे का कारण भी आपको यही मिलेगा, बिकॉज ऑफ द नेशनलाइजेशन इशू एज वेल। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी इंपैक्ट आपको मिलती है नेशनलाइजेशन के कारण। बहुत सारी सिस्टम चेंज होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमको देखने को मिलता है कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन एक अफीम की तरह है। रिलीजन एक ऐसी सिस्टम है जो इनफैक्ट लोगों को डोमिनेट करवाता है और लोगों का शोषण ज्यादा करता है। उसको अबॉलिश कर देना चाहिए। चर्च को सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाता है और धीरे धीरे रूप से हमको देखने को मिलेगा कि रशिया में इक्वालिटी बनाने की कोशिश की गई। कम्युनिज्म को फैलाने के लिए अब धीरे धीरे टारगेट्स डिसाइड किए जाते हैं। 1920 के दशक में ही जब पहली बार इनकी कम्युनिस्ट कांग्रेस की मीटिंग होगी, तो यही कम्युनिस्ट कांग्रेस की मीटिंग के अंदर एमएन रॉय करके इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव गए होते हैं, जिनकी डिबेट भी होती है लेनिन के साथ और लेनिन को बताते हैं कि देखिए भाई ये सही है, ये गलत है, ये सब पॉइंट आपको मिलेगा। 1920 में ही ताशकंद के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो स्थापना होती है और इस तरह से कम्युनिस्ट मूवमेंट जो है इंडिया के अंदर भी आएगा। अबानी मुखर्जी, एमएन रॉय जैसे लोग आपको मिलेंगे। उसके बाद फिर इंडिया के अंदर मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी जैसे लोग मिलेंगे, जिन्होंने इनफैक्ट ये आपके कानपुर बोल्शेविक कॉन्स्पिरेसी केस के तहत उनको पकड़ा भी गया था। ठीक है। तो ये सब केसेस में हम लोग को समझ में आता है कि कम्युनिज्म एक विचारधारा के रूप में 1917 के बाद काफी फैलेगी। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की बात करेंगे, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करेंगे, तो उसने बहुत इंपैक्ट किया है। इंक्लूडिंग एचएसआरए नाम की जो पार्टी बनती है वो भी इसी के कारण
बनेगी। और भगत सिंह की जब बात करेंगे तो भगत सिंह को जब फांसी के ऊपर लगाने के लिए लेके जा रहे थे, तब भगत सिंह उस दौरान लेनिन के बारे में पढ़ रहे थे। तो उनको जेलर ने पूछा कि क्या पढ़ रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी को अभी मिलने जाएगा साहब, ठीक है? तो ये जो सिचुएशन है उसको समझ में आता है कि हाउ इंस्पायर्ड ही वाज विद द आइडियाज ऑफ लेनिन। नो डाउट लेनिन हैड इट्स ओन ड्रॉबैक, और लेनिन ने इनफैक्ट जो किया है वो शायद उस टाइम पे पॉपुलर ना हुआ होगा, क्योंकि उस टाइम पे इंफॉर्मेशन उतनी नहीं चल पा रही थी। उसके विचार के जो अच्छे गुण थे वो लोगों को पता चल रहे थे, पर लेनिन के जो 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 वर्च्यूज थे, नेगेटिव वर्च्यूज थे, जो दुर्गुण थे, वो दुनिया को उस टाइम पे पता नहीं चल रहे थे, सिवाय के बहुत ही गिने चुने लोग। पर आज इंफॉर्मेशन ओवरलोड का जमाना है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड का मतलब ये होता है कि आप इनफैक्ट कर लो दुनिया मुट्ठी में कर सकते हो, और आपको इतनी सारी चीजें, लेनिन का जो रशिया का स्टेट था यूएसएसआर के बारे में आपको चीजें पता चलेगी। 1921 के अंदर, 1921 के अंदर रशिया ने इनफैक्ट अपनी नई इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई। ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के द्वारा रशिया ने सब कुछ नेशनलाइज करने की शुरुआत की, और नेशनलाइजेशन के द्वारा इन्होंने टारगेट किया कि हम लोग एक यूएसएसआर को नई दिशा देंगे वाया दी 5 इयर्स प्लान। 5 इयर्स प्लान के टारगेट दिए गए। लोगों को कहा गया कि लेबर अब स्टेट कंट्रोल में है, और लेबर स्टेट कंट्रोल में है तो मिस्टर प्रतीक ही इज अ टीचर, पर मिस्टर प्रतीक को कहा जाता है कि तुमको अब पढ़ाने का काम बंद करना है, अब तुमको टेम्पो चलाने की शुरुआत करनी है। और प्रतीक ने इनफेक्ट टेम्पो चलाने की शुरुआत की। एक बार फुटपाथ के ऊपर लोग सो रहे थे, उनके ऊपर गाड़ी चला दी जाती है प्रतीक के द्वारा। उसी तौर के ऊपर हमको देखने को मिलेगा कि मिस्टर राहुल इज अ स्टूडेंट, और उनका मानना यह था कि मैं एक अच्छा स्टूडेंट के रूप में काम कर सकता हूँ, मैं जीवन में बहुत जिंदगी भर पढ़ाई करना चाहूंगा, मैं पीएचडी करके एजुकेशन के अंदर जाना चाहूंगा। राहुल को कहा जाता है कि तुमको पीजेंट बनना है, तुमको खेती करनी पड़ेगी। हर एक चीज कमांड इकोनॉमी के द्वारा डिसाइड की जाती है। एक ऐसी शासन व्यवस्था जहां पे स्टेट ऊपर बैठ गया है, स्टेट कहेगा कि तुमको क्या करना है, तुमको क्या डिसाइड करना है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, बिकॉज एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट, एवरीवन वाज नॉट गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। और जब क्रिएटिव थिंकिंग आता नहीं है, स्टेट ने जिस हिसाब से लोगों को काम दिया, उस हिसाब से काम डिवीजन हो गया, और काम का डिवीजन होते होते स्टेट के जो टारगेट थे वो तो फुलफिल हुए, क्योंकि स्टेट ने जितने भी रिसोर्सेज थे उन सब के पीछे लगा दिए, पर बाकी सारे एरियाज जहां पे रिसोर्सेज का यूज नहीं किया गया, वो सब टारगेट्स आपके फुलफिल नहीं हो पाते हैं। 1950s के आसपास की बात है, जब कोल्ड वॉर का अपना पीक का पीरियड चालू हो रहा था, उस दौरान जब हम लोग एफएमसीजी की बात करेंगे, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स की, तो अमेरिका के सामने रशिया कहीं पे भी टिक नहीं रहा था। उसके बावजूद भी रशिया ने अपने इनफैक्ट न्यूक्लियर इनोवेशन किए थे, रशिया ने अपने सैटेलाइट लॉन्चिंग की शुरुआत की थी। अमेरिका के अंदर एक टाइम के ऊपर 1000 पॉपुलेशन के ऊपर करीबन 200 से 300 रेडियो हुआ करते थे। उसके सामने रशिया की बात करोगे तो आपको 20 से 30 रेडियो मिलेंगे। 1970-60 के दशक के अंदर अमेरिका के अंदर 1000 पॉपुलेशन में करीबन 300 के आसपास टीवी के सेट्स हुआ करते थे, टेलीविजन, वो रशिया के अंदर 20 के 30 के आसपास मिल रहे थे। ये वही पीरियड है जब अमेरिका के अंदर आपके रेफ्रिजरेटर की क्वांटिटी बढ़ रही थी 1000 पॉपुलेशन में, पर रशिया की बात करेंगे तो वो खड्डे में जा रहा था। ये वही रशिया है जो उस टाइम पे सैटेलाइट लॉन्चेस में सबसे आगे चला गया। ये वही रशिया है जिसने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के रूप में न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। ये वही रशिया है जिसने कोल्ड वॉर के द्वारा पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना कम्युनिज्म का फैलावा करने की कोशिश की थी। बट ये वही रशिया है जहां 1950s के बाद भी इनफैक्ट रशिया के अंदर करीबन 4 बिलियन से ज्यादा लोग फमाइन की सिचुएशन में मारे जाते हैं। ये सब चीजें आपके कम्युनिस्ट स्टेट के द्वारा आपको देखने को मिलेगी। और बिकॉज आपका कम्युनिज्म टू मच सेंट्रलाइजेशन की तरफ चला, 1990s तक आते आते इकोनॉमिक डिक्लाइन में चला जाएगा, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन में चला जाएगा। आपके हैवी इंडस्ट्रीज में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ, बट जब आप कंज्यूमर गुड्स की बात करोगे, जब आप इनफैक्ट कॉमन मैन के लिए जो प्रॉस्पेरिटी की बात करोगे, जब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करोगे, तो नहीं कर पाओगे। 1919 में आपको मिलेंगे मिखाइल गोर्बाचेव। मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि मैं रशिया को कम्युनिस्ट स्टेट के रूप में भी रिफॉर्म करूंगा, मैं पॉलिटिकल रिफॉर्म भी करूंगा, मैं इकोनॉमिक रिफॉर्म भी करूंगा। गलती ये हो गई मिखाइल गोर्बाचेव से कि इन्होंने राजकीय और आर्थिक सुधार एक साथ कर दिए मेरे दोस्त। जब आप इनफैक्ट एक साथ इतने सारे सुधार करने की कोशिश करोगे, वो सुधार आप इनफैक्ट झेल नहीं पाओगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म जरूरी थे, पॉलिटिकल रिफॉर्म थोड़े शांतिप्रिय रूप से लाते तो भी ठीक रहता। मिखाइल गोर्बाचेव चाइना से सीख सकते थे। 1978 के अंदर जब इनफैक्ट डेंग जियोपिंग ने अपने रिफॉर्म्स करने की शुरुआत की, तो खाली और खाली 1978 में चाइना में एलपीजी कराया, कमांड इकोनॉमी के रूप में सिस्टम को बदला, पर कमांड स्टेट का कंसेप्ट नहीं छोड़ा। 1990 के अंदर इनफैक्ट मिखाइल गोर्बाचेव पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की पॉलिटी को जब इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं एक बहुत बड़ी जीवन में गलती कर रहा हूं। इसके लिए कहा जाता है कि टू मच रिफॉर्म्स इज आल्सो डेट्रिमेंटल फॉर द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। अगर कुछ करना चाहते हो तो टर्न बाय टर्न करने की कोशिश करिएगा। 1990 के रिफॉर्म्स रशिया के अंदर सक्सेसफुल नहीं रहे, और जो यूएसएसआर की कल्पना
कमांड स्टेट, कमांड इकोनॉमी के रूप में करने की कोशिश की गई थी, वो नहीं हो पाई और 1991 तक आते आते यूएसएसआर टूट गया और पूरी तरह से डिसइंटीग्रेशन होते हुए दुनिया के अंदर इनफैक्ट जो बाइपोलर, जो द्विध्रुवीय जो आपकी सरकारें चल रही थी या इनफैक्ट जो शासन व्यवस्था चल रही थी, वो टूट जाएगी और अमेरिका की यूनिपोलर वर्ल्ड की तरफ दुनिया को लेके जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी यूएसएसआर की जो पॉलिसी है, जो 5 ईयर प्लान है, उसके अंदर इनहेरेंट वीकनेसेस थी। वीकनेसेस में यही था कि आपके पास 100 रुपया है, 100 का 100 रुपया आपने हेवी इंडस्ट्रीज में लगा दिया तो बाकी सारी इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं होगा। आपने लेबर को भी टारगेट दिया हुआ है, जो लेबर जो काम करना चाहता है उसकी जगह कुछ और काम करा रहे हो, एजुकेशन आपने कंट्रोल करके रखा है, तो कुछ विकास नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब सिचुएशन में आपकी यूएसएसआर का जो प्लान है वो फेल हो जाता है। उसके पीछे और भी कारण थे ग्लासनोट और पेरेस्ट्रोइका करने के पीछे, बट टू मच रिफॉर्म जब आप करते हो तो ये फटका पड़ता ही है। समझे कि नहीं समझे साहब, है ना? तो इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि क्या हो गया, किस तरह से दुनिया का इतिहास बदलता है। और यूएसएसआर 1921 से लेके 1950s तक तो काफी अच्छी प्रगति करेगा और इसके कारण नेहरू और सुभाष ये दोनों के दोनों इससे बहुत प्रभावित थे। इनको लग रहा था कि भाई देखो ये इनका मॉडल बहुत अच्छा है। उनको पता नहीं था कि सब चंगासी नहीं होता है। ऑल दैट शाइन इज नॉट ग्लिटर, समझे कि नहीं समझे, है ना? ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। हाँ, तो जो भी चमकता है साहब वो सब सोना नहीं होता है, वो आपको समझने की जरूरत है। 1927 में जब नेहरू सुभाष ये सब ने रशियन मॉडल देखा तो इनको लग रहा था कि बहुत बढ़िया है साहब, वो बढ़िया नहीं था, उसके अंदर भी वीकनेसेस थे। और इसके लिए 1950s के अंदर जब हमने हमारा 5 ईयर प्लानिंग अपनाया, हमने कमांड इकोनॉमी अपनाई, पर हमने मिक्स्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का भी सहारा लिया। हमने ये नहीं कहा कि कंप्लीटली हम लोग इनफैक्ट रशियन मॉडल की तरफ जाएंगे, हम लोग कम्युनिज्म की तरफ नहीं जाएंगे, हम लोग नेहरूवियन सोशलिज्म की तरफ जाएंगे। ये नेहरूवियन सोशलिज्म क्या है उसको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर पढ़ाऊंगा कि उसकी आवश्यकता आज की तारीख में क्या है, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ नेहरूवियन सोशलिज्म। ठीक है, क्योंकि ये भी जरूरी है, ये भी समझना जरूरी है कि क्यों इसकी आवश्यकता है साहब, है ना? क्या उसका रेलेवेंस है कि नहीं है साहब, क्या इस तरह से इनफैक्ट उसका सिग्निफिकेंस है, समझे कि नहीं, है ना? तो नेहरू को जब हम लोग एनालिसिस करेंगे 1947 से लेके 1964 तक, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, होपफुली अभी भी नेहरू ही रहेंगे मुझे लगता है, फिर पता नहीं साहब नेहरू के बाद ऐसे तो इंदिरा गांधी भी है लॉन्गेस्ट सर्विंग में, बट यू नेवर नो कि इनफैक्ट अभी जो जिस हिसाब से चल रहा है साहब, है ना, तो थोड़ा लंबा भी खींच सकते हैं अभी जो करंट प्राइम मिनिस्टर है। चलिए ठीक है, तो इस तरह से आपका यूएसएसआर का मॉडल खत्म हुआ। रशियन रिवॉल्यूशन का पूरा हमने एक जर्नी देखा है और फिर नेहरू को प्राइम मिनिस्टर के रूप में देखेंगे तो हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुए इंडिया में, किस किस प्रकार के इनफैक्ट शुरुआत होती है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में। चलिए ठीक है, तो आपके 2-3 क्वेश्चन ले लेता हूँ एंड कॉम्प्रिहेंसिव में देखो, कॉम्प्रिहेंसिव में वही होगा, एक तो 17th 18th 19th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है वो तो सेम रहेगा, वो तो सेम रहेगा, मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसमें खाली पढ़ाऊंगा नया नया, कुछ एग्जांपल मन में आया तो बोलता रहूंगा। 20th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है, मतलब पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो आप अटेंड करिएगा, तो वो आप देख लीजिएगा लाइव क्लास में जब आओगे, जब मैं कोर्स लॉन्च करूंगा। उसके बाद जो है 1950 से लेके या 1945 से लेके अर्ली 2000 तक का जो वर्ल्ड हिस्ट्री है वो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर लेके आऊंगा मैं। ये थीमेटिक नाम दिया है ना, मैंने नाम ही थीमेटिक दिया हुआ है ना, तो फिर उसके अंदर कवर कराऊंगा साहब। अभी वर्ल्ड हिस्ट्री का स्पेशल क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, उसके पीछे 2-3 कारण मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स 2 महीने का बाकी है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री फिर तभी करेंगे साहब, है ना? तो मेरी देखो, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है कि मैं 1-1 घंटे में टॉपिक को निपटा नहीं पाता हूँ साहब। ठीक है, ये मेरा प्रॉब्लम रहने का। ठीक है, ये कोई एजुकेटर करके देता होगा तो उनका अच्छा है साहब, बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं बहुत ही वो ना टेस्ट मैच का क्रिकेटर हूँ साहब। तो टेस्ट मैच के क्रिकेटर में मुझे अपना टाइम चाहिए होता है, मुझे वो पिच सेटअप करनी होती है। मैं पहले 2-3 लेक्चर तो साहब, है ना, धीरे धीरे पिच सेटअप करने में लगाता हूँ, क्योंकि फिर मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो काम नहीं करता हूँ मैं, वरना फिर मैं वो खत्म ही नहीं कर पाता हूँ साहब, है ना? तो 20th सेंचुरी का जो हिस्ट्री है इसमें हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे। तो अभी जितना टाइम लिया है उतना तो आपको पुराने क्लासेस में लगेगा ही, मतलब अभी जो 15-20 लेक्चर हमने किए हैं, मतलब 30 आवर्स के आसपास। उसके बाद इसके अंदर और 15-20 आवर्स लेंगे। अभी आज के कोर्स जो है वो हमारा कंक्लूड हो जाएगा कल यहाँ पे, टुमारो हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव में ये भी आएगा और ये भी आएगा, समझे? तो आप पुराने क्लासेस को नहीं देखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली 20th सेंचुरी से अटेंड करिएगा जब चालू होगा, तब मोस्ट प्रोबब्ली नवंबर दिसंबर में करेंगे उसको, है ना? वर्ल्ड हिस्ट्री में पीडीएफ नोट्स देख लोगे इनफ हो जाएगा, पर एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा दोस्त, है ना? एसवी के प्लीज रीड द एनसीईआरटी, है ना? दीपिका का फोटो लगाया हुआ है का, ये जूम नहीं होता है वरना देख लेता मैं। चलिए, है ना? रेड आर्मी का मतलब क्या था? दे वर ट्रेन्ड आर्म मैन, पर उनको रेड आर्मी के अंदर समावेश कर दिया गया था, दे वर इंक्लूडेड इन दैट पॉइंट। ठीक है, 200 क्वेश्चंस फॉर नेक्स्ट 55 डेज, मतलब 200 क्वेश्चंस डेली बता रहे हो? डेली 200 क्वेश्चंस तो बहुत गलत हो जाएगा सब। पढ़ोगे कब? डेली 200 क्वेश्चंस तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ यार। गिन के 10 पेपर दो, एनालिसिस करो और समझो कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना? 10 पेपर दो यार, 10 पेपर, मैक्सिमम 15 पेपर दे दो साहब, है ना? 15 तो बहुत हो जाएंगे यार, कितने दोगे? 3-4 सेक्शनल दो, 3-4 और सेक्शनल दो, 3-4 फुल लेंथ दो। ठीक है,
क्या अप्रोच होना चाहिए पूरा लेकर बैठ जाने पे टाइम कंज्यूमिंग? अच्छा रिकॉर्डिंग पे देखते हो, चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, आ जाया करो यार, ठीक है, अच्छा लगता है। पूरा लेकर बैठ जाने पे टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाता है। देखो टाइम तो होगा ही यार, प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी आप है ना स्टैटिक टॉपिक को रिवाइज कर दिया आपने? प्रीलिम्स का अप्रोच को याद रखिएगा, स्टैटिक टॉपिक को पहले रिवाइज कर दीजिएगा, ये रिवीजन में आपकी नैया पार लगाएगा। वरना करंट अफेयर्स तो आपको पता ही है कि क्या सिचुएशन है। हाँ, करंट अफेयर्स तो समुंदर जैसा है, वो डूबते ही रह जाओगे उसके अंदर। 5 सब्जेक्ट कोर है, उसको है ना धड़ल्ले से रिवाइज करो। अभी भी 50% से ज्यादा पेपर आपका यहाँ से आता है। अगर इसमें आपकी 90% के आसपास एक्यूरेसी से आपका टारगेट हिट हो रहा है, तो आपको इनफैक्ट प्रीलिम्स को कोई नहीं रोक पाएगा, अभी भी कह देता हूँ। ठीक है, 5 सब्जेक्ट वही हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट साहब, आर्ट एंड कल्चर इंक्लूड हो गया साहब, वही 5 सब्जेक्ट होते हैं घुमा फिरा के, है ना। साइंस टेक तो करंट अफेयर्स में आता है, साइंस एंड टेक इट्स पार्ट ऑफ द करंट अफेयर्स ओनली, उसमें थोड़ी स्टैटिक पूछता है आपको। Sorry, my friend, I'm not aware about that, but you please take the matter with the management. The management will try to solve out the issues, है ना। तो आपको शायद मैनेजमेंट सॉल्व कर पाएगा उसको लेके, ठीक है ना। तो मुझे नहीं पता है कि ये सिचुएशन हो गई है, व्हाट्स रॉन्ग विद इन द कंपनी एंड द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या था? कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म वर इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिपेंडेंस एट द टाइम। नहीं देखो, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म ये मूवमेंट से, ये आइडियोलॉजी के रूप में विद इन कांग्रेस में डोमिनेट कर रहे थे। कांग्रेस के अंदर एक आइडियोलॉजी थी, लेफ्ट पार्टीज की थी ना साहब। ये लेफ्ट पार्टीज की जो आइडियोलॉजी थी वो हुआ करती थी, उससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ देता हूँ, सबके आंसर देता हूँ, ठीक है। स्ट्रिक्ट एंड डिस्टॉर्टेड, ये पहले से डिस्टॉर्टेड थे इवन विद इन द नेशनल मूवमेंट। आप देखिए कम्युनिज्म के अंदर भी बहुत सारे पार्टी बन जाती है साहब, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के अंदर भी 3-4 बंटवारे हो जाएंगे। तो ये तो पहले से डिस्टॉर्टेड थे, क्योंकि इनके विचारधारा में कभी वो सेम चीज आएगी नहीं। सर इस रिलीजन रिक्वायर्ड टुडेज मॉडर्न, यार एथिक्स का क्वेश्चन आपने पूछा है, आप मुझे बोल रहे हो पर्सनली और आप एथिकली भी पूछ रहे हो, तो मैं कहूंगा यस। एथिक्स के दृष्टिकोण से भी कहता हूँ, सोर्स ऑफ एथिक्स में बहुत जरूरी है। ये आदमी को डूज देता है और आदमी को कहता है डोंट्स, ये मत करना ठीक है। वरना तो क्या है कि देखो, अब सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, हमको लगेगा कि आदमी रुक जाएगा, ऊपर वाला सब देखता है। सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद भी आदमी कर देता है, तो उसको खाली एक ही चीज का डर रहता है, बोले ऊपर वाला सब देख रहा है। तो धर्म होता है ना, तो आदमी को थोड़ा काबू में रखता है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो बहुत जरूरी है साहब। एडमिनिस्ट्रेशन में भी जरूरी है, क्यों नहीं है साहब, है ना। एडमिनिस्ट्रेशन में तो उसको डील करना ही है कहीं ना कहीं, विद इन एडमिनिस्ट्रेशन तो करने की जरूरत नहीं है साहब। कैपिटलिज्म लीड्स टू लिमिटेड वॉर, यस कैपिटलिज्म इनिशियली लेड टू द वर्ल्ड वॉर्स, बट अब समझ में आ रहा है कैपिटलिज्म को कि यार हम लोग बड़ी बड़ी लड़ाई करेंगे तो कुछ को कुछ नहीं मिलेगा, इससे अच्छा लिमिटेड वॉर करते रहो, वेपन की इंडस्ट्री चलाते रहो, विमान बेचते रहो, गन बेचते रहो, टैंक्स बेचते रहो, वो क्या है बोफोर्स बेचते रहो, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो वो लिमिटेड वॉर का कंसेप्ट में चला, ठीक है। आने वाला कोर्स मोस्ट प्रॉब्ली एंशिएंट का होगा पल्लवी, हम लोग शुरू करेंगे मोस्ट प्रॉब्ली इन द मंथ ऑफ अगस्त एंड, मतलब अगस्त 15-20 तारीख के आसपास, 20 तारीख के आसपास टेंटेटिवली मुझे लग रहा है, ठीक है। इसको लेके अभी भी क्लैरिटी नहीं है, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ के आपको बताऊंगा, क्योंकि अभी भी क्लैरिटी नहीं है ऑनेस्टली, ठीक है। इसमें भी बहुत सारी अलग अलग थियरीज चलती है, कोई कहता है कि दिया था, कोई कहता है नहीं दिया था, कोई कहता है कि हम रशिया ने हमको ऑफर ही नहीं किया था, ठीक है। मिक्स्ड, कोई भी अच्छा, देखो कोई भी चीज इंडिया की सोसाइटी में तो मिश्र ही अच्छा है। हाँ भाई, सेना वाले क्या बता रहे हैं सर, वैसे डू यू थिंक आई, मुझे मत पूछो, ठीक है। मेरा दिमाग ऐसा ब्लैंक हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, है ना। आउट ऑफ सिलेबस आप क्वेश्चन पूछते थे साहब मेरे को, ठीक है। तो मेरा दिमाग भी ब्लैंक हो जाता है कि भाई क्या कहना चाहते हो। हाँ वैसा कर दो यार, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाओ, आप वाइज मैन हो साहब, स्ट्रेटेजी जो आपको सूट होती है, वॉट एवर इट इज सूटेड फॉर यू, है ना। गेटिंग माय पॉइंट। टोन इज नॉट गुड, क्या हो गया भाई, कौन सा टोन का गलत हो गया, हमने क्या बोल दिया सर? सर मैं आपके पीडीएफ मॉडर्न चोरी रिवीजन के लिए, हाँ आप बना सकते हो साहब, है ना। हाँ अच्छा, डू यू थिंक वाला, हाँ वो तो रहेगा साहब। मैंने बताया ना अगस्त के 20 तारीख के आसपास, आफ्टर 20th अगस्त, आफ्टर 20th अगस्त एंशिएंट का करेंगे, 1-1.5 महीने के अंदर खत्म करेंगे। मल्टीपल रिवीजन और स्टैटिक पोर्शन तो हाँ काम में आएगा, पर करंट अफेयर्स भी करना पड़ेगा ना आपको। अब करंट अफेयर्स चल रहा है ना साहब, ठीक है।
कम्युनिज्म लेबर क्लास में क्यों फेमस है यार? फेमस होगा ना, उसकी राइट्स दिलाने की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं तुमको अपने अधिकार दूंगा। अधिकार देने की बात होगी तो कोई भी इंसान खुश होगा। सबको लगेगा कि यार हमको अधिकार मिल रहा है साहब, तो इट इज गुड ओनली ना। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? समझे कि नहीं समझे? चलिए ठीक है, कंक्लूड करते हैं आज हम लोग। और एक दो क्वेश्चन है साहब। जिंगोइज्म, हाँ भाई, दोनों साइड के ऊपर है। पाक नेपाल, इनको भी सरकार टिकानी है अपनी साहब, है ना। 1.5 साल का करा करो यार, मिनिमम 1.5 ईयर्स तो पूछता ही है आपको। येलो वाज अ रिएक्शन टू द कम्युनिज्म। क्यों बना था? मैंने आपको बताया कि रशिया में बोल्शेविक क्रांति हो गई। बोल्शेविक क्रांति हुई तो अंग्रेजों को ठिकाने आ गई अकल कि भाई ये बोल्शेविक क्रांति के बाद भाई लोचा हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? उसके कारण इन्होंने बना दिया साहब। गेटिंग माय पॉइंट? समझे कि नहीं समझे, है ना? ओके, तो इतना पॉइंट है साहब आपके। होपफुली मैंने सब डाउट्स लेने की कोशिश की है। बहुत लंबा डाउट्स का लिस्ट था। कल हम लोग डीकोलोनाइजेशन को देखेंगे, कल के क्लास के अंदर डीकोलोनाइजेशन को देखेंगे कहाँ गया, और कोल्ड वॉर को थोड़ा बहुत समझ के कंक्लूड करेंगे। कोल्ड वॉर का थीम पढ़ा दूंगा आपको, कोल्ड वॉर का जो मेन क्रक्स है वो पढ़ा दूंगा कि क्या हुआ था, और वरना उसके ऊपर एक स्पेशल क्लास ले लूंगा अगर समय मिला। ठीक है ना? अरे यार ठीक है, कोविड है आपका, वो तो यार आप उनको ही पूछो यार, जो मेडिकल वाला होगा यार। आप मुझे पूछ रहे हो कि क्या होगा साहब, है ना? प्लीज टेक केयर, बट आई विल इंसिस्ट कि यू गो फॉर द नेगेटिव वन मोर टाइम, है ना। टेस्टिंग करा दीजिएगा, वरना तो क्या होगा कि किसी और के ये हिमांशु का अपना आया था, है ना। हिमांशु आपको आया था ना कुछ, आप बता रहे थे उस दिन एंटीजन टेस्ट कराया था आपने, है ना। तो ये थोड़ा ध्यान रखो यार उसके ऊपर, है ना। अयोध्या से प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन, आई डोंट थिंक कि प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन आने की शक्यता है, टू मच पॉलिटिसाइज्ड है। इंटरव्यू के अंदर पूछ सकता है आपको, ओपिनियनेटेड क्वेश्चन आते हैं ना, ओपिनियन वाले, वो भी उसमें आजकल नहीं पूछता है। उसमें भी उनको पता है कि सब हंगामा हो जाएगा साहब। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए कंक्लूड करते हैं आज का क्लास, एंड आई सी यू टुमारो। कोल्ड वॉर और डीकोलोनाइजेशन के टॉपिक के द्वारा ये टॉपिक को कंक्लूड करेंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ठीक है, चलिए बाय, प्लीज टेक केयर एंड गुड नाइट।